Hello, good evening to all of you. Hello Lakshmi, Afja, गुड इवनिंग। सॉरी भी थोड़ा सा लेट हो गया। आ जाइए आप सभी फटाफट से ग्रुप में, प्लीज आप सब लिंक शेयर कर दीजिएगा। लक्ष्मी, लक्ष्मी आप लिंक शेयर कर दीजिए प्लीज, सबको बुलाइए, ठीक है। हेलो गुलनाज, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मासूम जी, राज, सबको वेरी गुड इवनिंग, सबको गुड इवनिंग है। हाँ सचिन आ गया, सचिन आज, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आज सचिन आ गया है। एक मिनट रुकिएगा भाई, रिफ्लेक्ट, चलो नहीं नहीं सही है, चलो। प्रणाम लक्ष्मी। चलिए शुरुआत करते हैं आज के एक नए सेशन की। आज हम करेंगे अपना सारी थ्योरीज प्लस कंटेंट और पीवाई। आप सब कर दीजिए लिंक शेयर, मुझे टाइम नहीं मिला लिंक शेयर करने का प्लीज, क्योंकि हम करेंगे नहीं बहुत। हाँ आज लेट हो गया थोड़ा सा, एकदम से कोई आ गया था गेस्ट घर पे, तो थोड़ा सा हो जाता है ना, मैनेज नहीं हो पाता इतने एकदम से। चलिए लैंग्वेज की थ्योरीज करेंगे आज सारी ही, प्लीज आप सब बच्चे पेशेंस बनाकर रखिएगा। धीरे धीरे आराम से आज सारे ही हम थ्योरी जितनी भी है, हेलो अफजा, तो सारी थ्योरी आज हम कंप्लीट करेंगे बिल्कुल सही से, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहले अब हम थ्योरी पढ़ते हैं। अपनी पहली थ्योरी है, सेटअप नहीं हो पा रहा एक तो। गुड इवनिंग नेहा, गुड इवनिंग गुलनाज, बहुत बढ़िया, आ जाइए आप सभी बच्चे। चलिए शुरुआत कर रही हूँ आज की पहली थ्योरी से। आप सभी बच्चे जितने भी हैं ध्यान से सुनेंगे और साथ में बाद में जितना भी कमेंट है क्वेश्चन में कमेंट कीजिएगा, और जितना नोट करने वाला है मैं कोशिश करूंगी धीरे धीरे पढ़ाने की, और आप सब बच्चे भी कॉपी पेन से नोट करें अपना, ठीक है, कंटेंट को, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं। ये आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन, आपका एक क्वेश्चन पक्का मिलता है, तो कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो चलिए फर्स्ट आपका थ्योरी है स्टीफन क्रैशन। स्टीफन क्रैशन ने आपका लैंग्वेज एक्विजिशन की प्रिंसिपल दिया था, अधिग्रहण का सिद्धांत दिया था। जो स्टीफन क्रैशन है ये अमेरिका के भाषाविद और शिक्षा शास्त्री थे, ठीक है। इन्होंने सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन की थ्योरी दी थी, इस पर रिसर्च किया था। 1980 के दशक में इन्होंने अपनी 5 हाइपोथेसिस दी थी। जो ये क्रैशन है, स्टीफन क्रैशन है, इन्होंने ये कहा था कि बच्चे को सेकंड लैंग्वेज सिखाने के लिए लर्निंग की जरूरत नहीं है, हमें बच्चे को एक्विजिशन से भी सेकंड लैंग्वेज को सिखा सकते हैं। क्योंकि हमने डिफरेंस किया था कि एक्विजिशन में क्या डिफरेंस है और लर्निंग में क्या डिफरेंस है, यानी कि अधिग्रहण और अधिगम में क्या डिफरेंस है, ये हमने पढ़ा था। तो ये कह रहे हैं कि अगर आप बच्चे को एक ऐसा वातावरण दोगे, उस वातावरण में रहकर ही बच्चा लैंग्वेज सेकंड को भी इजीली एक्वायर कर लेगा, जैसे बच्चा सेकंड लैंग्वेज को एक्वायर करता है, ठीक है। तो ये सिद्धांत लैंग्वेज की, जो हमें बच्चे को टारगेट लैंग्वेज सिखानी है, सेकंड लैंग्वेज सिखानी है, उसको सिखाने में सबसे ज्यादा हेल्प करता है, और बेहतर तरीके से समझने में और बच्चों को व्यवहार को समझाने में बहुत हेल्पफुल करता है, हेल्पफुल है, समझाने में सहायक है। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि हमारा जो प्रथम भाषाविद थे वो थे फर्डिनेंड डी सेसुरे, ये पी नहीं है, ये एस है, ठीक है, सेसुरी। तो इन्होंने अपना पहला जो भाषा का कॉन्सेप्ट दिया था लैंग्वेज एक्विजिशन का, इन्होंने दिया था। यहीं से फिर हमारी सारी लैंग्वेज एक्विजिशन की जो थ्योरी है यहीं से शुरू हो गई थी। तो इनका मेनली उद्देश्य बताने का क्या था कि बच्चा अपने भाषा को कैसे सीखेगा और यूज कैसे करेगा, यानी कि एक इन्वायरमेंट दो बच्चे को, उस इन्वायरमेंट में ही बच्चा भाषा को यूज करना और प्रयोग करना सीख जाएगा। इन्होंने 5 हाइपोथेसिस दी थी, देख लीजिए, पहचान कर लीजिए, ये है आपके स्टीफन क्रैशन। इनकी पहली हाइपोथेसिस थी आपके एक्विजिशन और लर्निंग की हाइपोथेसिस, दूसरी हाइपोथेसिस थी मॉनिटरिंग हाइपोथेसिस, थर्ड हाइपोथेसिस थी नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस, फोर्थ थी आपकी इनपुट हाइपोथेसिस, और फिफ्थ थी आपकी इफेक्टिव फिल्टर हाइपोथेसिस। ये 5 हाइपोथेसिस बच्चों को दी गई थी। देखिए अब जो हमारी 5 हाइपोथेसिस थी उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि डिटेल में पढ़ना बहुत जरूरी है, आपको पता होना चाहिए एक एक कॉन्सेप्ट का। कि देखो जो इन्होंने पहली हाइपोथेसिस दी थी एक्विजिशन और लर्निंग हाइपोथेसिस, इन्होंने ये भी बताया कि दोनों में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले तो कि एक एक्विजिशन क्या होता है और लर्निंग क्या होता है। आप सब बच्चों को पता है
ये एक्विजिशन क्या होता है और लर्निंग क्या होता है। कमेंट सेक्शन में सब बच्चे लिखते जाइए कि एक्विजिशन में क्या-क्या प्रोसेस होता है और लर्निंग का क्या-क्या प्रोसेस होता है। आप सब लिखोगे तो आपको ये चीज़ें याद रहेंगी। देखिए, अधिग्रहण करना, एक्वायर करना, यह एक अचेतन प्रक्रिया है क्योंकि बच्चे को ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते अधिगम को सीखने में, भाषा को सीखने के लिए। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे बच्चा अपनी मातृभाषा को सीख जाता है। तो कृष्ण ने ये कहा कि बच्चा जैसे मातृभाषा सीख जाएगा ना, लैंग्वेज को भी वो सेकंड लैंग्वेज भी वैसे ही सीख जाएगा। बस आप उसके सामने एक वातावरण ऐसा बना दो कि वो अपने आप से ही लर्निंग कर ले। ठीक है? तो उसे पता भी नहीं चलेगा कि वो भाषा कब सीख रहा है। एक्विजिशन भी यही होता है। तो नेचुरल ऑर्डर में बच्चों को सिखाना है वातावरण के ज़रिए, बातचीत से, कहानियों से, गानों से और सुनने और समझने से हमने बच्चे को सिखाना है। जो आपका एक्विजिशन है इसमें बच्चे को व्याकरण के नियम ज़रूरी नहीं है कि सीखेगा, व्याकरण से नहीं सिखाना, बच्चे को नेचुरल ऑर्डर से सिखाना है। बच्चा अपने आप से ही चीज़ों को सीख जाता है। जैसे एग्ज़ाम्पल इन्होंने बताया है, जैसे कि बच्चा पानी दो, सबसे पहले कहता है, बिना किसी किताब को पढ़े। यहाँ बच्चा व्याकरण यूज़ करता है, जो हमने लैंग्वेज एक्विजिशन के प्रोसेस में किया था। तो व्याकरण का नहीं पता लेकिन फिर भी कहीं न कहीं बच्चा व्याकरण का यहाँ पर यूज़ कर रहा है। लर्निंग क्या है? ये एक चेतन प्रक्रिया है, सचेतन प्रक्रिया है। नियम बच्चा रटता है यहाँ पर, व्याकरण के नियम सीखेगा और साथ-साथ में राइटिंग मटेरियल के साथ भी बच्चा सीखता है, प्रैक्टिस करता है, लिखने की प्रैक्टिस ज़्यादा करता है, नियमों की रोट लर्निंग ज़्यादा करता है, वर्ड्स मीनिंग ज़्यादा याद करेगा, ठीक है? एग्ज़ाम बच्चा देता है, तो कहीं न कहीं बच्चा कॉन्शियस माइंड से लर्निंग करता है। जैसे कि बच्चा हिंदी की व्याकरण सीख रहा है, तो बच्चा टेंस सीखेगा, वचन सीखेगा, लिंग सीखेगा यानी कि बहुवचन, सारी चीज़ें लिखकर और पढ़कर सीखता है। तो कृष्ण मानते हैं कि बच्चे का भाषा अधिग्रहण है जो नेचुरल जो एक्विजिशन है वो सबसे इफेक्टिव तरीका है, न कि बच्चे का लर्निंग व्याकरण पढ़ाना। वो कह रहे हैं कि बच्चे को व्याकरण नहीं पढ़ाओ आप, बच्चे को एक ऐसा एनवायरनमेंट दे दो जिसमें अपने आप से ही वो व्याकरण को सीख जाएगा। आपकी फर्स्ट हाइपोथेसिस यही कहती है कि एक्विजिशन एंड लर्निंग कैसे-कैसे बच्चा करता है। कृष्ण ने यही कहा। ठीक है? क्लियर सबको? चलूँ मैं आगे? बहुत बढ़िया। राधे राधे फ्यूचर टीचर। चलिए नेक्स्ट हाइपोथेसिस है हमारी मॉनिटरिंग हाइपोथेसिस। देखिए जैसे उन्होंने कहा कि एक्विजिशन से बच्चा सीखेगा, लर्निंग भी जरूरी है बट वो कह रहे हैं कि लर्निंग से ज्यादा इन्वायरमेंट आप बच्चे को दे दो तो बच्चा सीख जाएगा। अब कह रहा है कि मॉनिटरिंग हाइपोथेसिस यानी कि निगरानी परिकल्पना। अब निगरानी परिकल्पना क्या है कि बच्चे की मॉनिटरिंग करनी है। आप बच्चे को एक एक्विजिशन का एक इन्वायरमेंट आप प्रोवाइड करवा रहे हो सेकंड एक्विजिशन के लिए, सेकंड लैंग्वेज की लर्निंग के एक्विजिशन के लिए, तो आपने क्या करना है उस एक्विजिशन में आपने बच्चे की मॉनिटरिंग करनी है, बच्चे की निगरानी करनी है और ये देखना है कि बच्चा किस तरह से उन चीज़ों को सीख रहा है। जैसे कि हम क्या करते हैं सबसे पहले हम लिखते या बोलते हैं, तो उसके लिए हमें व्याकरण को याद करना पड़ता है और फिर हम उन गलतियों को सिखाते हैं बच्चों को, उन गलतियों को सुधारते हैं। तो इसमें सिर्फ निगरानी की ज़रूरी नहीं है, निगरानी के साथ-साथ बच्चे में फ्लुएंसी नहीं आएगी यानी कि आपने क्या करना है मॉनिटरिंग करते टाइम बच्चे की जितनी गलतियाँ होगी उन गलतियों को सुधार करना है मॉनिटरिंग में। मेनली सुधार आपका मेन मकसद है। सिर्फ मॉनिटरिंग करने से फ्लुएंसी नहीं आएगी, उसका सुधार करने से बच्चे में फ्लुएंसी आएगी। ठीक है? यह मॉनिटरिंग तभी काम आएगा जब आपके पास पर्याप्त समय हो यानी कि बच्चा बोलेगा, लिखेगा या पढ़ेगा तो इनमें बच्चे की आपने मॉनिटरिंग करनी है। आपने ध्यान देना है कि बोलते टाइम बच्चे की प्रोनाउंसिएशन कितनी करेक्ट बनी है, पढ़ते टाइम बच्चा किस तरह से वर्ड्स का यूज़ कर रहा है, ठीक है? कैसी फ्लुएंसी, पोज़, इंटोनेशन देखिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारा बच्चे का लर्निंग का प्रोसेस होता है, बच्चे की भाषा के एक्विजिशन का प्रोसेस होता है। तो ये भी यही कह रहे हैं कि आप हर स्टेप पर बच्चे को आप देखोगे, सुधार करोगे, उसको डायग्नोज़ करोगे। गुड इवनिंग कुमारी, ठीक है? तो हमारे पास पर्याप्त समय हो, लिखते समय देखना है बच्चे की, करेक्शन पे ध्यान देना है, शुद्धता पर ध्यान देना है, व्याकरण के नियमों की जानकारी भी आपने बच्चे को देनी है, ठीक है? तो देखिए एग्ज़ाम्पल बता रहा है कि बोलचाल में जहाँ तेज़ी से बात करनी है, मॉनिटरिंग का इस्तेमाल कम हो जाता है। मान लीजिए बच्चा स्पीकिंग कर रहा है, स्पीकिंग करते-करते बच्चा फ़ास्ट बोल रहा है, तो वहाँ पर थोड़ी-सी मॉनिटरिंग हमारी डिफ़िकल्ट हो जाती है। लेकिन अगर बच्चा राइटिंग कर रहा है ना उसी चीज़ को, वहाँ राइटिंग में बच्चे की फ्लुएंसी चेक करनी बहुत ईज़ी हो जाती है। हमें लग पता चल जाता है कि बच्चे ने कहाँ पर किस सेंटेंस को गलत करा है। लेकिन फिर भी टीचर का काम है गलतियों को सुधारना। तो मॉनिटरिंग में हमने मेनली बच्चे की गलतियों को सुधारना है। ठीक है? फ्लुएंसी अधिग्रहण से आती है, एक्यूरेसी आपकी निगरानी से आएगी। तो बच्चे में एक्यूरेसी लेकर आनी है, फ्लुएंसी हम चेक करेंगे अधिग्रहण में जो आपके कृष्ण ने बताया कि हम एक्विजिशन से बच्चे को सेकंड लैंग्वेज सिखा सकते हैं। लेकिन एक्यूरेसी कैसी आएगी? आप बच्चे की मॉनिटरिंग भी करो, एनवायरनमेंट दे रहे हो तो मॉनिटरिंग भी करो। ठीक है? क्लियर सबको? चलिए।
अब नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस यानी कि प्राकृतिक क्रम परिकल्पना। देखिए नेचुरल जो ऑर्डर हाइपोथेसिस की बात होती है, ये कह रहा है कि जैसे हम बच्चे को लैंग्वेज एक्विजिशन की यहाँ जब बात होती है, अर्जन की बात हो रही है कि हमने बच्चे को अर्जन करवाना है सेकंड लैंग्वेज का। हमारी जो टारगेट लैंग्वेज है, हमारी जो लक्ष्य भाषा है, लक्ष्य भाषा को ही हमने एक्वायर करवाना है, एक्विजिशन करवाना है। तो उसके लिए हमने क्या करना है, एक ऑर्डर को फॉलो करना है, एक नेचुरल ऑर्डर। नेचुरल ऑर्डर क्या है आप सभी को पता है, लिखिए सारे के सारे 4 स्किल्स लिखिए अपनी। LSRW, ये 4 जो स्किल है LSRW की, ये एक सीक्वेंस में चलेंगी, एक नेचुरल ऑर्डर में चलती है कि बच्चा सबसे पहले लिसनिंग करेगा, फिर स्पीकिंग करेगा, फिर राइटिंग करेगा और सॉरी रीडिंग करेगा और फिर राइटिंग करेगा। ये सीक्वेंस एक सीक्वेंस में ही चलेगा, आप किसी भी सीक्वेंस को ब्रेक नहीं करोगे। तो नेचुरल ऑर्डर वही है कि आपने एक निश्चित क्रम में और एक स्वाभाविक क्रम में बच्चे को सिखाना है। नेचुरल वे में आपने बच्चे को सिखाना है। सबसे पहले बच्चे को इजी 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 टू डिफिकल्ट चलोगे, इजी चीजें बच्चे को सिखाओगे, फिर डिफिकल्ट चीजें बाद में बच्चे को आप सिखाओगे। एक ऑर्डर में चलना है ताकि बच्चा अच्छे तरीके से लैंग्वेज सेकंड को भी अच्छे से एक्वायर कर पाए। क्योंकि बच्चा हाँ सीक्वेंस में चलता है, बिल्कुल अहमद जी। तो बच्चा पहले जैसे मैं स्कूल जाता हूँ सीखेगा, फिर धीरे धीरे यदि मैं स्कूल जाऊंगा तो मैं पढ़ूंगा। इस तरह के डिफिकल्ट जो सेंटेंस हैं, वाक्य हैं, वो बच्चा बताना शुरू कर देता है। भाषा सीखने में शिक्षक को कर्मिक अधिग्रहण का ध्यान रखना चाहिए, यानी कि कर्म का एक ऑर्डर का ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि देखिए जो ऑर्डर है ना, बच्चे की लर्निंग का ऑर्डर एक सीक्वेंस में ही होता है। जैसे हम बच्चे को लैंग्वेज एक्विजिशन सिखाते हैं या हम लैंग्वेज लर्निंग भी सिखाते हैं, यहाँ एक्विजिशन की मेनली बात हो रही है, तो हम एक ऑर्डर को फॉलो करते हैं। जैसे कि बच्चे को हमने लैंग्वेज सिखानी, कोई इंग्लिश हमने टारगेट लैंग्वेज सिखानी है इंग्लिश को, तो हम क्या करेंगे, बच्चे को पहले सुनाने पे फोकस करेंगे कि बच्चे को सुनाएंगे। टीचर बोले कि बच्चा सुनेगा, ठीक है, टीचर बोल रहे बच्चा सुन रहा है, बच्चों में डिस्कशन करवा रहे हैं तो बच्चे बोल रहे हैं, दूसरे बच्चे सुन रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक नेचुरल ऑर्डर है। ये नहीं कि पहले ही नहीं कहेंगे चलो आप बोलो, आपने सुना नहीं है तो आप बोल दो, ऐसे बच्चा नहीं बोलेगा। तो हमने एक नेचुरल ऑर्डर को, प्रोसेस को फॉलो करना है, ठीक है। चलिए 4 है आपका बोधगम्य इनपुट परिकल्पना, यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव इनपुट हाइपोथेसिस। देखिए कॉम्प्रिहेंसिव क्या इनपुट, ये कह रहा है कि बच्चे की एक्विजिशन में, अगर आपने एक्वायर बच्चे को लैंग्वेज करना है सेकंड लैंग्वेज को, आपने क्या करना, बच्चे में इनपुट डालनी है। अब इनपुट क्या है, जितना बच्चे को सुनाओगे जितना बच्चा पढ़ेगा, सुनाना और पढ़ना ही इनपुट है, ये ध्यान रखना आपने। सुनाना, सुनना और पढ़ना, लिसनिंग और रीडिंग हमारी इनपुट है। इनपुट यानी कि बच्चे के अंदर चीजें जाएंगी, बच्चा यहाँ से नॉलेज लेता है। तो बच्चे की इनपुट, हमने बच्चे में इनपुट डालनी है लैंग्वेज एक्विजिशन में, लैंग्वेज 2 की लर्निंग करने में। अब जितनी बच्चे को इनपुट मिलेगी ना, उतनी ही क्षमता बच्चे की अधिक हो जाएगी बच्चे की लर्निंग करने की, ठीक है। लेकिन डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता है बच्चे का, तो इसीलिए ये कह रहा है कि जब आप बच्चे में इनपुट डालोगे ना, वो डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा ऊपर लेवल का होना चाहिए। इसीलिए उन्होंने कहा कि वर्तमान में जो आप वर्ड्स यूज कर रहे हो, मान लीजिए उन वर्तमान में जो वर्ड्स को थोड़ा सा उससे डिफिकल्ट वर्ड आप बच्चे को दे दो, जिससे बच्चे की समझ है, अंडरस्टैंडिंग है, वो इजीली बढ़ जाएगी, ठीक है। इसलिए इन्होंने I+1 का कॉन्सेप्ट दिया, ठीक है, ये ध्यान रखनी है, यही इनपुट है। आई बच्चे का वर्तमान स्तर है और +1 क्या है, थोड़ा सा आगे का डिफिकल्टी लेवल। जैसे अब बच्चे को एक आप पूछ रहे हो दिस इज ए बुक, तो बच्चा बता रहा है प्रेजेंट लेवल ये है। अब इसमें क्या करना, आपने +1 डिफिकल्टी लेवल क्या दिया, दिस इज ए रेड बुक। तो बच्चा अपने आप से ही, अगर इस तरह का डिफिकल्टी लेवल दोगे, आगे बच्चा अपने आप से सेंटेंस में थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल अपने आप से ही डालना शुरू कर देगा। तो यही बच्चे की कैपेबिलिटी है, यही बच्चे की एबिलिटी है, इस तरह से बच्चा चीजों को सीखता है। इनपुट हाइपोथेसिस यही है। बोधगम्य इनपुट परिकल्पना बहुत इंपॉर्टेंट है, इस परिकल्पना से बहुत बार आपके यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है आपका। एग्जाम्पल्स क्या है कि यदि छात्र बोलता है कि बच्चा बोल रहा है कि राम स्कूल गया, समझ सकता है, तो टीचर को अगली बार क्या करना चाहिए, राम कल स्कूल गया था, इस तरह के सेंटेंस थोड़े से यूज करने चाहिए, ठीक है। आप सबको समझ में आ गई होगी ये चीज, I+1 का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था। अब देखिए ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये जो कि 5 हाइपोथेसिस वाली है ना, ये 5 नंबर की इफेक्टिव फिल्टर हाइपोथेसिस, भावात्मक छननी परिकल्पना। अब जो इफेक्टिव फिल्टर है, ये इफेक्टिव फिल्टर एक बच्चे का इन्वायरमेंट होता है,
उस एनवायरनमेंट में बच्चे के पास ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे बच्चे की इमोशंस क्या हैं, बच्चे का मोटिवेशन क्या है, बच्चे का सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या है और बच्चे का एनवायरनमेंट जो आस-पास का आपने दिया है। अब एनवायरनमेंट में फैमिली का एनवायरनमेंट क्या है, आपका सोसाइटी का एनवायरनमेंट क्या है, हमारा कल्चर क्या है, तो ये सारी चीज़ें ये आपका इफेक्टिव फ़िल्टर हाइपोथेसिस के अंतर्गत आता है। अब ये सारा इफेक्टिव जो फ़िल्टर है, ये बताता है कि बच्चों को कैसे लर्निंग करनी है। इस इफेक्टिव फ़िल्टर में बहुत सारी चीज़ें बच्चों को इम्पैक्ट करती हैं। जैसे कि बच्चे का सोचने की क्षमता कैसी है, बच्चे में मोटिवेशन कितना है, बच्चे के इमोशंस कैसे हैं, बच्चा डरा हुआ तो नहीं है, बच्चा फ्रस्ट्रेट तो नहीं है, डिप्रेशन में तो नहीं है, जो आजकल आप सब बच्चे रहते हो इतना, है ना? तो ये इफेक्टिव फ़िल्टर्स का पार्ट है, ये सारा-सारा फ़िल्टर ये कह रहा है कि जितना आप बच्चे के इमोशनल फ़िल्टर को छानोगे, इमोशनल फ़िल्टर को धीरे-धीरे एक अच्छा शार्प बना दोगे, तो बच्चे की लर्निंग है, जो एक्विजिशन है, बहुत अच्छा हो जाएगा। अब इन्होंने इफेक्टिव फ़िल्टर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। सबसे पहले हाई फ़िल्टर, फिर है आपका लो फ़िल्टर। देखिए हाई फ़िल्टर क्या होता है? ये कहा कि जैसे आपका एक एक एनवायरनमेंट है ना, मान लीजिए आपके पास एक एनवायरनमेंट है। इस एनवायरनमेंट में अगर बच्चे पे बहुत प्रेशर होगा, बच्चे को ज़्यादा डाँटोगे, मारोगे, पीटोगे, तो बच्चे के अंदर ना नेगेटिविटी ज़्यादा आएगी। जो नेगेटिविटी है, वो बच्चे का हाई फ़िल्टर है, उच्च छननी बोलते हैं उसको, कि उच्च छननी है बच्चे की, कि आप बच्चे के अंदर इस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हो ना, बच्चा डर में है, चिंता में है, नेगेटिव फीलिंग्स बच्चे के अंदर है, इंटरेस्ट बच्चे का नहीं है, तब बच्चे का जो फ़िल्टर है ना सीखने का, बहुत हाई हो जाता है। ठीक है? 1 मिनट। 1 मिनट रुक जाइए, अभी लैपटॉप चला गया क्या मेरा? 1 मिनट रुकिए भई, 1 मिनट रुकिए। चार्जिंग लगा लेती हूँ लैपटॉप में। चलिए आ जाइए। देखिए, ठीक है, ये होता है आपका हाई फ़िल्टर। अब हाई फ़िल्टर में क्या है कि बच्चे को आपने एनवायरनमेंट को थोड़ा-सा लो बनाना है, कि लेवल बच्चे का जो है वो हाई बनाना है, लेकिन एनवायरनमेंट में नेगेटिविटी को हमने दूर करना है। तो इनपुट मिलता है, जैसे कि आप बच्चे का जो हाई फ़िल्टर होगा ना, वो हाई फ़िल्टर कहीं न कहीं इनपुट है, तो आपने बच्चे को एक पॉज़िटिव इनपुट डालना है, ताकि बच्चा जब ये चीज़ों को सीखे, तो वो उन चीज़ों को ईज़िली सीख जाए। अगर बच्चे का फ़िल्टर हाई होगा ना, तो बच्चे का एक्विजिशन कमज़ोर हो जाएगा। शिक्षक बार-बार बच्चे को डाँटता है, गलत-गलत बोलता है, बच्चा डरता है, बोलना भी बंद कर देता है, तो ये हाई फ़िल्टर है, ठीक है? अब लो फ़िल्टर निमन छननी क्या है कि जो निमन छननी होती है, यहाँ पर बच्चे के आस-पास का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा एनवायरनमेंट होगा, एक हेल्दी एनवायरनमेंट रखते हैं। उस हेल्दी एनवायरनमेंट में बच्चा को टीचर मोटिवेट करता है, पेरेंट्स मोटिवेट करते हैं, बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें होती हैं। तो जिस तरह से अगर इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग बच्चे की चीज़ें होंगी, मोटिवेशन बच्चे में होगा, एक्टिविटीज़ क्लासरूम में अच्छी होंगी, टीचर हमेशा बच्चे को एप्रिशिएट करेगा, तो देखना बच्चे की जो लो फ़िल्टर है, वो बहुत हाई लेवल का होगा और बच्चा अच्छे तरीके से अपनी एक्विजिशन को अच्छे तरीके से कर पाएगा, ठीक है? यानी कि भाषा अधिग्रहण तेज़ और प्रभावी हो जाएगा लो फ़िल्टर में। आप ये नहीं समझना कि लो फ़िल्टर यहाँ पे नेगेटिव में चल रहा है, हाई फ़िल्टर नेगेटिव में है, लो फ़िल्टर पॉज़िटिव में है। लो फ़िल्टर मतलब कि जो आप उसके सामने जो चीज़ें आप करोगे ना, बोलोगे, उसके सामने एनवायरनमेंट क्रिएट करोगे, वो एनवायरनमेंट अच्छा एनवायरनमेंट लो फ़िल्टर में आता है, ठीक है? हाई फ़िल्टर अधिगम में बाधा डालता है और लो फ़िल्टर अधिगम में सहायता करता है, ठीक है? देख लीजिए, हाई फ़िल्टर में डर, तनाव, आत्मविश्वास की कमी, अधिग्रहण, ठीक है, रुक जाता है और लो फ़िल्टर में क्या होता है, आत्मविश्वास, मोटिवेशन हाई होगा बच्चे का, प्रेरणा बच्चे को मिलेगी, एक कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट अच्छा होगा और बच्चे का अधिग्रहण भी बढ़ता है, ठीक है? ये इसकी 5 हाइपोथेसिस थी, थोड़ा-सा एक स्टिकी नोट्स के टाइप में, आप यहाँ से भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ पे भी आप मेंशन कर सकते हो। देखिए, एक्विजिशन लर्निंग अधिग्रहण क्या है बता दिया था आपको और आपका लर्निंग क्या है वो बता दिया था, ठीक है? अधिग्रहण क्या है? नेचुरल वे में सीखना, अचेतन रूप में सीखना और अध्ययन क्या है? आपका व्याकरण और नियमों को सीखना। जो बच्चा घर में बोलता है वो एक्विजिशन है, जो बच्चा स्कूल में पढ़ता है व्याकरण वो आपका लर्निंग है। और मॉनिटरिंग में क्या करना है बच्चे का? हमने व्याकरण का केवल ज्ञान है जो बच्चे का नॉलेज है, उसकी हमने निगरानी करनी है जिससे कि बच्चे में फ्लुएंसी आए, बच्चे की एक्यूरेसी अच्छे से हो। साफ नहीं दिख रहा गुलनाज?
क्या हो गया भाई? अपना ऐसे कीजिए आप, जो आपकी क्वालिटी है ना, उस क्वालिटी को एक बार बढ़ा लीजिए। जो आपकी क्वालिटी है उसको बढ़ा लीजिए। क्वालिटी को बढ़ा लीजिए आप। मुझे लग रहा है क्वालिटी ही कम है वीडियो की, आई थिंक। नेट इश्यू हो सकता है अगर बच्चों का दिख रहा है। हाँ, फिर ठीक है। ठीक है, नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस में क्या होगा, एक बच्चे को एक नेचुरल ऑर्डर का प्रोसेस करवाना है, जैसे लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। हमने ये चीजें एक ऑर्डर से और क्रम से सिखानी है। बोधगम्य इनपुट क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव इन्वायरमेंट I+1, यानी कि थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बच्चे का बढ़ाओ। इफेक्टिव फिल्टर में क्या होगा, बच्चे को हमने क्या करना है, लो फिल्टर पर ज्यादा काम करना, हाई फिल्टर को हमने कम करना है। ठीक है, तो टीचिंग में क्या कैपेबिलिटी है, क्या एप्लीकेशंस है। अब देखिए, बोधगम्य निवेश कक्षा में आप क्या करोगे, आपने हाई फिल्टर को कम करना है, लो फिल्टर को बढ़ाना है। तो इंटरेस्टिंग चीजें करो, बच्चों से डिस्कशन करो, वीडियोस बच्चे को दिखाओ, और पढ़ने की सामग्री का अच्छे से यूज करो। व्याकरण पर कमजोर, यानी कि बच्चों को रटने की बजाय कॉन्टेक्स्ट पर हमने ज्यादा ध्यान देना है, कॉन्टेक्स्ट के थ्रू हमने बच्चों को पढ़ाना है। एक सुरक्षित माहौल का हमने यूज करना है, ताकि बच्चों की गलतियों का डर खत्म हो। देखिए, गलतियों का डर हमने बच्चे का खत्म करना, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन आता है। जो आपकी थ्योरी का एक एक लाइन है, वही आपके क्वेश्चन है और वही आपके आंसर है। एक एक चीज को ध्यान से देखना आप सभी ने। एक मजेदार और स्पोर्टिव इन्वायरमेंट दे, जिससे कि बच्चे का संवेगात्मक अनुभव अच्छा रहे। ठीक है, अच्छा रहे, निचन रहना, अच्छा रहना। शुरुआत में बोलने के लिए दबाव न डालें, बच्चे को तैयार करना है। तैयार करने के लिए बच्चे को इंटरेस्ट क्रिएट करो, मोटिवेट करो, ताकि बच्चा खुद ब खुद बोले। ठीक है, एक ट्रिक है आपके 5 की 5 हाइपोथेसिस की, ANIMA। ठीक है, ये आपने याद करनी है। अब क्वेश्चन का आंसर आप दीजिए आप सभी। ये यहाँ तक हमारी पहली थ्योरी थी क्रैशिंग की, खत्म हुई है। जहां दीजिए आंसर आप सभी बच्चे, बहुत बढ़िया। हाँ, फ्यूचर टीचर, हेलो फ्यूचर टीचर, नए बच्चे हो आप। चलिए। तिवारी ने बोला ए। क्रैशिंग के अनुसार भाषा अर्जन को कौन सा कारक बाधित करता है। देखिए, लैंग्वेज एक्विजिशन की बात हो रही, कौन सा कारक बाधित करता है, बाधित बताना है आपने। देखिए, बाधित यानी कि बाधा डालता है नेगेटिव वे में। कौन सा ऐसा हाई फिल्टर की बात हो रही है जो बच्चों को सिखाने में, उसकी लैंग्वेज एक्विजिशन में उसकी हेल्प नहीं करता है। हाँ, फ्यूचर टीचर मासूम जी तिवारी। सनातन, देखो क्वेश्चन को दोबारा एक बार। हाँ, गलतियों का डर, यही तो गलतियों का डर है। ये डर तो बच्चे में आना नहीं चाहिए। बच्चे का हाई फिल्टर है, वो बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा, बच्चे की लर्निंग कम हो जाएगी। उच्च प्रेरणा बच्चे का लो फिल्टर है, कम चिंता भी बच्चे का लो फिल्टर है, और समागत ये संवादात्मक गतिविधियां भी बच्चे का लो फिल्टर है। ये तो बच्चे के पॉजिटिव पॉइंट्स में आएगी। हाई फिल्टर बढ़ता है। हाँ, बिल्कुल। हाँ तिवारी, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए। हाँ मासूम जी, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन का आंसर दीजिए। एक शिक्षक कहानी को समझाने के लिए इशारों और दृश्यों का उपयोग करता है, यह क्रैशन की किस परिकल्पना को दर्शाता है। प्राकृतिक कर्म परिकल्पना, निवेश परिकल्पना, भावात्मक फिल्टर परिकल्पना, या अधिगम अर्जन परिकल्पना। बताइए। इशारों से दृश्यों का उपयोग करके जब टीचर बच्चों को सिखाता है, तो किस तरह की हाइपोथेसिस का टीचर यहाँ पर यूज कर रहा है। कहीं ना कहीं क्रैशन की हाइपोथेसिस का टीचर यहाँ पर यूज करता है। डी। देखो, इशारों का यूज करना, दृश्यों को दिखाना। आप, हाँ, अब आ गया ना सही। डी और सी वेरिएशंस हैं भाई, क्वेश्चन के आंसर में सबके वेरिएशंस हैं। सनातन, सी होगा गलतियों का डर। ये हमारा हाई फिल्टर है, बाकी सारे हमारे लो फिल्टर है। थर्ड होगा गुलनाज, सी। अरे देखो, ये क्या कह रहा है कि किस कल्पना को दर्शाता है। आप खुद सोचिए। देखिए, इसमें नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस तो यूज हो नहीं रही है, और आप देखो भावात्मक फिल्टर है क्या यहाँ कहीं, कोई मोटिवेशन, कोई इंटरेस्ट की यहाँ पर बात हो नहीं रही है। सी कैसे आ जाएगा, अब मुझे बताइए। फिर लैंग्वेज लर्निंग और एक्विजिशन परिकल्पना की क्या कोई बात हो रही है। हाई फिल्टर नहीं होगा ना सनातन। उच्च प्रेरणा हाई फिल्टर में नहीं आती, लो फिल्टर में आती है उच्च प्रेरणा। हाँ सचिन, हाँ सचिन, बी होगा, बिल्कुल राइट। देखो, इशारों दृश्यों का उपयोग, देखो यहाँ पर टीचर क्या कर रहा है, बच्चे को जब अंडरस्टैंड करवा रहा है, थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल टीचर बच्चे को यहाँ दे रहा है 1+I का कॉन्सेप्ट। क्यों? क्योंकि वो इशारों से और दृश्यों का उपयोग कर रहा है।
बच्चों को समझाने के लिए, यानी कि बच्चों को समझा रहा है। बी विल बी राइट आंसर। ठीक है ना सनातन? वो हाई फिल्टर होना आप नेगेटिव में लो हाई को, लो को पॉजिटिव में लो, उल्टा है वो। हाँ बी, बहुत बढ़िया सबका, शाबाश। गुलनाज मासूम जी बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्रेशन के अनुसार औपचारिक व्याकरण शिक्षण सबसे अधिक उपयोगी है किसमें? बोलने में धारा प्रभावता के लिए, लिखित भाषा में त्रुटियों को सुधारने के लिए, और लिखित शब्दावली सीखने के लिए, उच्चारण सुधारने के लिए। गुड इवनिंग तबिश, बताइए बताइए। फ्यूचर टीचर बोल रहे हैं बी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश, गुड, वेरी गुड। ठीक है ना? क्यों? क्या औपचारिक शिक्षण व्याकरण शिक्षण सबसे अधिक उपयोगी किस लिए है? लिखित परीक्षा, वो सॉरी, लिखित भाषा में त्रुटियों में सुधार लाने के लिए। ठीक है ना? ये भी क्वेश्चन की ही परिकल्पना है, हाइपोथेसिस। बहुत बढ़िया, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप सभी बच्चे। एक बच्चा मैं खाता हूं जैसे वाक्यांशों को मैंने खाया से पहले सीखता है। यह क्वेश्चन की किस परिकल्पना से संबंधित है? मैंने खाया, यानी कि मैं खाता हूं नहीं बोलता, मैंने खाया। प्राकृतिक क्रम परिकल्पना, निवेश परिकल्पना, अनुवेक्षण परिकल्पना, या भावात्मक परिकल्पना? बहुत इजी है। क्या कर रहे हैं यहाँ पर बच्चा? एक, अरे लक्ष्मी क्या कर रही हो? हाँ सनातन बहुत बढ़िया। गुलनाज भाई, अरे क्या कर रहे हैं? मैं खाता हूं से बाद में करेगा ना, मैं खाया, मैंने खाया पहले कर, एक नेचुरल ऑर्डर का यूज कर रहा है। गुड इवनिंग काजल। सचिन बी कैसे? निवेश परिकल्पना, अरे भाई निवेश परिकल्पना की तो बात ही नहीं हो रही यहाँ पर। एक ही बात, नेचुरल ऑर्डर। बच्चा पहले बोलता कि मैंने खाया, एक नेचुरल ऑर्डर में चल रहा है, बाद में सीखता कि मैं खाता हूं, ऐसे शब्द बाद में यूज करता है। तो एक नेचुरल ऑर्डर है ना ये, इस नेचुरल ऑर्डर को फॉलो कर रहा है बच्चा। इजी टू डिफिकल्ट जा रहा है ना? हाँ बिल्कुल सही, ए आएगा, ए विल बी राइट आंसर। हाँ दीपिका, चलिए। सचिन हाँ ए होगा ना, ध्यान से ध्यान से ध्यान से पढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक मिनट रुक जाइए भाई, मैं पीछे चल रही कमेंट्स में। हाँ लक्ष्मी, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप सभी बच्चे। क्रेशन की कौन सी परिकल्पना डैश अचेतन भाषा अर्जन डैश पर जोर देती है? अनुवेक्षण परिकल्पना, अधिगम अर्जन परिकल्पना, प्राकृतिक कर्म परिकल्पना, और भावात्मक फिल्टर परिकल्पना। बताइए कौन सी परिकल्पना अचेतन भाषा अर्जन पर जोर देती है? फिलअप है। नमस्ते कृष्णा, बताइए किस पे दे रही है वो? बहुत बढ़िया बी है ना? क्यों? अचेतन क्या होगा आपका? अर्जन और अधिगम। हाँ बी, बी विल बी राइट आंसर, बहुत बढ़िया। यही है स्टीफन क्रेशन की थ्योरी, इससे बाहर कहीं क्वेश्चन कभी आते नहीं है। क्रेशन का I+1 का सिद्धांत क्या सुझाव देता है? शिक्षार्थी के वर्तमान स्तर पर इनपुट देना, शिक्षार्थी के स्तर से बहुत अधिक कठिनाई इनपुट देना, शिक्षार्थी के स्तर से थोड़ा ऊपर का इनपुट देना, और केवल लिखित रूप में इनपुट देना। बताइए। 6 का थोड़ा ऊपर लेवल का बच्चे को इनपुट देना। बहुत, मासूम जी किसका आंसर दे रही हो? बी। दीपिका बी आंसर क्यों दे रही हो? बहुत अधिक कठिन नहीं देना, बहुत अधिक नहीं देना भाई, थोड़ा ऊपर का इनपुट देना है हमने, ज्यादा। हाँ कृष्णा सी, सी विल बी राइट आंसर भाई। नेहा बहुत बढ़िया, दीपिका, लक्ष्मी, हाँ तो इस तरह से देखना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्रेशन के भावात्मक फिल्टर परिकल्पना के अनुसार एक भाषा शिक्षक को क्या करना चाहिए? केवल व्याकरण के नियमों पर ध्यान देना चाहिए, केवल पाठ्य पुस्तकों का उपयोग करना चाहिए, लक्ष्य भाषा में बोलने से बचना, तनाव मुक्त प्रेरणा प्रेरक वातावरण बनाना। अब बताइए इसका आंसर। अब फिल्टर, भावात्मक फिल्टर दो टाइप के फिल्टर है, याद रखने हैं, लो फिल्टर और आपका हाई फिल्टर। लो फिल्टर आपका पॉजिटिव वे में आता है और हाई फिल्टर आपका नेगेटिव वे में आता है भाई, ध्यान रखना है। डी विल बी राइट आंसर, बहुत बढ़िया। सबका बहुत बढ़िया, सबका बहुत बढ़िया, गुड, वेरी गुड। चलिए ये थी स्टीफन क्वेश्चंस, आप बिल्कुल शॉर्ट में इनको नोट कर लीजिएगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आता बहुत, ठीक है? ये इतने ही क्वेश्चन आते हैं, बस सारी हाइपोथेसिस का आपको पता होना चाहिए। चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सबका बहुत अच्छा।
नोम चॉम्स्की की भाषा अधिग्रहण सिद्धांत। अब हम बात करेंगे नोम चॉम्स्की ने लैंग्वेज एक्विजिशन के बारे में क्या बोला था। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको भी पता है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर लीजिए चीज़ों को। देखिए भाषा सीखना कोई सामान्य आदत नहीं है, बल्कि जन्मजात एबिलिटी है, इनेट एबिलिटी है। ये आपकी नोम चॉम्स्की ने बोली कि बच्चा जन्म से ही एक सीखने की एबिलिटी लेकर आता है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। किसने बोला था? अरे दिमाग से निकल गया। हाँ, सनातन, बहुत बढ़िया, आंसर आपके बहुत अच्छे थे। मस्तिष्क में एक विशेष यंत्र होता है। देखिए ये कह रहा है कि बच्चा जब लैंग्वेज को एक्वायर करता है, एक्विजिशन करता है, तो बच्चा अपने साथ जन्म से ही एक ऐसी एबिलिटी लेकर आता है जिससे बच्चा एनवायरनमेंट में रहकर लैंग्वेज अपने आप से सीख जाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि बच्चा अपने साथ एक जन्मजात एक इनेट एबिलिटी लेकर आता है लैंग्वेज सीखने की, और साथ में बच्चे के पास एक लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होती है, एक यंत्र होता है भाषा सीखने का। बच्चा जन्म से ही अपने साथ एक ग्रामर लेकर आता है, नियम और संरचना, स्ट्रक्चर, ताकि बच्चा अपने आप से ही समझ जाए, यानी कि इन्वायरमेंट में बच्चा अपने आप से ही सीख जाता है। हाँ, चॉम्स्की ने बोला था नियम और स्ट्रक्चर की बात करता है चॉम्स्की। चॉम्स्की कहता है कि बच्चा ओके, अपने आप से ही बच्चा अपने साथ चीजों को करता है। बता दीजिएगा कि नेट चल रहा है नहीं चल रहा है, पता नहीं मेरा स्टॉप हो रहा है। चलिए ठीक है। चोमस्की इस सिद्धांत पर अपनी बात केंद्रित करते हैं। वो कहते हैं कि मानव मस्तिष्क स्वाभाविक रूप से भाषा सीखने और उत्पन्न करने के लिए संरचित है, यानी कि बच्चे अपने साथ जन्म से ही चीजें लेकर आता है, चाहे वो एक्विजिशन डिवाइस हो या बच्चे की इनेट एबिलिटी हो। ठीक है, भाषा सीखना कोई सामान्य आदत नहीं, यही बोला इन्होंने कि जन्मजात क्षमता है, एक लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है। नियम और संरचना बच्चा अपने आप से समझ लेता है, बच्चों को आपको ज्यादा सिखाने की जरूरत नहीं होती। लैंग्वेज, अब लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है क्या? एक कल्पित तंत्र है, यानी कि जब वैसे बच्चा बोलता है, भाषा के संपर्क में आएगा, बच्चा उसकी व्याकरण और नियम और रचना की पहचान अपने आप से ही कर लेता है। जैसे छोटा बच्चा है, बोलना सीख रहा है, आपको पता है, हम लैंग्वेज एक्विजिशन का हमने प्रोसेस किया था कि बच्चा जब 1 साल का होता है ना, 1 साल तक बच्चा एक सेंटेंस बनाना सीख जाता है। अपने आप से सीख रहा है, अभी हम उसको कोई ग्रामर नहीं सिखा रहे, कोई व्याकरण नहीं सिखा रहे, एक निश्चित ऑर्डर में अपने आप से चीज़ों को सीख रहा है। ठीक है, तो वाक्य भी 2 स्तर की एक संरचना होती है। अब लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस में जो बच्चा वाक्य सीखता है, उसकी 2 तरह की संरचना होगी। उसका एक तो होगा डीप स्ट्रक्चर, एक होता है सरफेस स्ट्रक्चर। यानी कि एक पहला जो डीप स्ट्रक्चर है, यानी कि बच्चे का अर्थ और मीनिंग, जो मीनिंग है बच्चे का, वो गहरा स्तर है कि बच्चे को मीनिंग ढूंढना डीप में। सरफेस लेवल क्या है? ऊपर ऊपर से वाक्य के रूप, वाक्य को बोल दिया लेकिन उसका बच्चे को मीनिंग नहीं पता। तो 2 वाक्यों की संरचना होती है, ध्यान रखना। ये भी आपके नोम चॉम्स्की ने ही बोली है कि डीप स्ट्रक्चर और सरफेस स्ट्रक्चर। ठीक है, बाहरी गहरी सतह और सतही स्तर की उन्होंने बात करी है। देखिए डीप स्ट्रक्चर में क्या होगा, बच्चा वाक्य का अर्थ, वाक्य का व्याकरण से ज्यादा मतलब नहीं होगा बच्चे को, सिर्फ अर्थ और मीनिंग पर बच्चा ज्यादा फोकस करता है डीप में, कि डीप स्ट्रक्चर क्या है। जैसे राम आम देता है सीता को, तो इसका डीप स्ट्रक्चर बच्चा ढूंढेगा। और सरफेस में क्या होगा, वाक्य का रूप और संरचना, यानी कि बच्चा पूरा एक स्ट्रक्चर को ढूंढेगा और साथ में व्याकरण के क्रम को फॉलो करता है। जो आपका डीप स्ट्रक्चर है, यहाँ अर्थ पर बात होती है, और जो सरफेस स्ट्रक्चर है, यहाँ पर बच्चे के व्याकरण के जो ग्रामर का जो सेंटेंस है, उसके स्ट्रक्चर की बात होती है। ठीक है, यानी कि बच्चे का पूरा स्ट्रक्चर, एस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इसकी यहाँ पर बात होती है। ठीक है, डीप स्ट्रक्चर में भाषा का अर्थ और सरफेस स्ट्रक्चर में भाषा का रूप, इसकी बात यहाँ पर होती है। गुड इवनिंग कुमार। अब यूनिवर्सल ग्रामर बोला, चॉम्स्की ने बोला कि बच्चा अपने साथ एक यूनिवर्सल ग्रामर लेकर आता है। तो सभी भाषाओं में कुछ साझा व्याकरणिक नियम होते हैं, यानी कि बच्चा अपने साथ एक सार्वभौमिक व्याकरण लेकर आ रहा है। बच्चा जब पैदा होता है, पैदा होने के साथ साथ देखो, जैसे जैसे लैंग्वेज एक्विजिशन को सीखेगा, ग्रामर का यूज करता है। सभी भाषाओं में संज्ञा, नाउन, वर्ब, कोई ना कोई रूप बच्चे का पाया जाएगा। जैसे कि आपको पता है, ये बच्चा लैंग्वेज सीख रहा है, पहले बच्चा कूनिंग करता है, फिर बच्चा बैबलिंग करता है ना। बैबलिंग में बच्चा वर्ब, वाउल प्लस आपके कॉन्सोनेंट दोनों वर्ड्स को यूज करता है। फिर जैसे 1 साल का हो जाता है तो पूरा व्याकरण का यूज करता है। ये यूनिवर्सल ग्रामर है, सार्वभौमिक ग्रामर है, जो बच्चा अपने साथ लेकर पैदा होता है। चॉम्स्की के अनुसार जो ग्रहण अधिग्रहण की जो क्षमता है, अधिग्रहण की विशेषता है, वो कहता है कि इनेट है। इनेट याद रखना, जन्मजात है। एक फिक्स्ड ऑर्डर में बच्चा चलता है, फिक्स्ड ऑर्डर में बच्चा चीजों को करता है। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। यूनिवर्सलिटी है सीखने की, और बच्चे की इनपुट
जितनी ज़्यादा बच्चे में इनपुट डालोगे, उतनी ही ज़्यादा बच्चा भाषा को सीखेगा। शिक्षण में महत्व क्या है, इम्प्लीकेशंस क्या है टीचिंग में इसके, कि शिक्षक बच्चों को नेचुरल ऑर्डर में एक्सपोज़र देगा, नेचुरल एक्सपोज़र देगा, एक नेचुरल एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा, जिससे बच्चा सीखेगा। केवल व्याकरण के नियम हमने नहीं रटवाने बच्चे को, बल्कि एक लैंग्वेज के लिए एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाना है नेचुरल तरीके से, ऐसा एनवायरनमेंट जिसमें बच्चा अपने आप से चीज़ों को सीख जाए। ठीक है? एलईडी का कॉन्सेप्ट याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एलईडी चोमस्की ने दिया, यूनिवर्सल ग्रामर का भी चोमस्की में ने ही दिया, और कहा कि बच्चा भाषा अधिग्रहण भी अपने जन्मजात लेकर आता है। ये सब चोमस्की ने कहा। दोनों में अंतर क्या है? क्रेशन में चोमस्की ने तो जन्मजात बोला, इनेट है। एलईडी बोला, यूनिवर्सल ग्रामर बोला। और क्रेशन ने क्या कहा कि बच्चे में इनपुट डालो, इनपुट फिल्टर चीजें आएंगी, फिल्टर वो हाइपोथेसिस कही, एक्विजिशन कहा, और लर्निंग और मॉनिटरिंग के बारे में इन्होंने बात की। दोनों में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन है ही सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन की थ्योरीज दोनों की दोनों। ठीक है, ये है भाई आपके चोमस्की, नोम चोमस्की। ये पॉइंट्स उन्होंने दिए थे। मेन इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने कहा कि बच्चा जन्म के साथ ही जन्मजात चीजें लेकर आता है, एलईडी लेकर आएगा, यूनिवर्सल एक ग्रामर बच्चा अपने साथ लेकर आता है, जिससे बच्चा सेकंड लैंग्वेज को अपने आप से ही एक्वायर कर लेता है। ठीक है, बच्चे के पास एक एबिलिटी होती है लैंग्वेज को सीखने की। यूनिवर्सल ग्रामर बच्चा अपने साथ लेता है, रूल अपने आप से ही फॉलो करता है, सब्जेक्ट वर्ब प्लस नाउन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन का आंसर अब दीजिए आप सभी बच्चे। मानव मस्तिष्क में सार्वभौमिक व्याकरण नियम के एक समूह के रूप में होती है। यह विचार किसने प्रतिपादित किया? बीएफ स्किनर, वॉटसन, वाइगोस्की, नोम चोमस्की। किसने दिया बताइए? हाँ तिवारी, बिल्कुल डी। डी बहुत बढ़िया, डी नोम चोमस्की ने दिया। ठीक है, बिल्कुल सही आप सबका। हाँ हाँ कुमार बहुत बढ़िया, रिजवाना बहुत बढ़िया, दीपिका बहुत बढ़िया, शाबाश, गुड, वेरी गुड, शाबाश, गुड, वेरी गुड मासूम जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। बोधगम्य निवेश के रूप में I+1 का सिद्धांत प्रस्तावित करता है शिक्षार्थियों को उनकी भाषा के स्तर तथा संरचना के अनुसार भाषा उपलब्ध करानी चाहिए। शिक्षार्थियों को अपनी पाठ्य पुस्तक तथा शिक्षक के माध्यम से अवसर मिलने चाहिए। शिक्षार्थियों को उनकी भाषा के स्तर से थोड़ा ऊपर का भाषा के अवसर प्रदान करने चाहिए। शिक्षार्थियों के स्तर के ऊपर पाठ्य सामग्री के अवसर उपलब्ध कराने चाहिए। हाँ फ्यूचर टीचर, बिल्कुल सी। ठीक है ना, थोड़ा सा ऊपर लेवल का, हमें थोड़ा ऊपर लेवल का बच्चे को डिफिकल्टी लेवल के अवसर बच्चे को देना चाहिए। बिल्कुल सही। किन्होंने बोला था ये भी लिख दीजिए। हेलो आलम, हाँ सी राइट। भाषा अधिगम में निर्गम परिकल्पना से क्या तात्पर्य है? निष्पादन के रूप में शिक्षार्थियों की भाषा के प्रति समझ, प्रयोग के लिए भाषाविदों की भाषा की समझ। हाँ वेरी गुड लक्ष्मी, स्टीफन क्रैशन। बच्चे कैसे सीखते हैं के बारे में शिक्षक की समझ, शिक्षार्थियों के द्वारा उद्देश्यों के लिए भाषा के प्रयोग की योग्यता। बताइए आंसर क्या होगा 138 का? निर्गम परिकल्पना यानी कि उद्देश्य के लिए भाषा का प्रयोग करना। जब बच्चे उद्देश्य के लिए भाषा की का प्रयोग करते हैं उसे बोलते हैं निर्गम परिकल्पना। हाँ बिल्कुल रिजवाना, बहुत बढ़िया, डी विल बी राइट आंसर। ठीक है ना, बिल्कुल। शिक्षार्थियों द्वारा उद्देश्य के लिए भाषा के प्रयोग की योग्यता। निर्गम परिकल्पना यही होती है कि बच्चा अपने कम्युनिकेशन जब बच्चा सीखता है तो किस तरह से सीखता है, किस तरह से गलत चीजों को सही करता है, करेक्शन कैसे करता है, यूज करना बच्चे मेनली इसमें चीजों को सीखते हैं। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे भाषाई निवेश जो सूचनाओं पर अधिक बल देते हैं कौन से हैं? पाठ्य वस्तु उन्मुख भाषाई निवेश। हाँ कुमारी ममता, बहुत बढ़िया आपका भी। शिक्षार्थी भाषा का प्रयोग कैसे करते हैं? शिक्षार्थी द्वारा निवेश की प्रक्रिया, व्याकरण के पहलू, शब्दों का प्रयोग और उच्चारण। बताइए भाषाई निवेश जो सूचनाओं पर अधिक बल देते हैं कौन से हैं? बताइए सनातन, एक बार क्वेश्चन फिर से आप अच्छा 39 का ही दे रहे हो क्या? पीछे चल रहे हो क्या आप? 140 का आंसर दीजिए। बी बी 140 का आंसर देखो। भाषाई निवेश जो सूचनाओं पर अधिक बल देते हैं, इंफॉर्मेशन पर ज्यादा बल कहाँ मिलेगा, कौन से भाषा निवेश में मिलेगा? एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़िए, आप सब बच्चे गलत जा रहे हो सभी बच्चे। देखिए भाषा निवेश जो सूचनाओं पर अधिक बल देते हैं, ऐसा कौन सा निवेश है भाषा का जो आपकी इंफॉर्मेशन पर सबसे ज्यादा बल देता है? देखिए आप सब बच्चे सी बोल रहे हो, शिक्षार्थी द्वारा निवेश की प्रक्रिया। यहाँ पे कोई हम प्रोसेस को फॉलो नहीं कर रहे हैं ना बेटा, किसी भी प्रोसेस को फॉलो नहीं कर रहे हैं। शिक्षार्थी पर द्वारा निवेश की प्रक्रिया ने ये कह रहा है कि ऐसा कौन सी इनमें से ऑप्शन होगा जो बच्चों को इंफॉर्मेशन ज्यादा प्रोवाइड करवा। कहने का मतलब ये। हाँ लक्ष्मी, वेरी गुड, शाबाश।
मासूम जी डील। देखिए व्याकरण के पहलुओं की बात नहीं हो रही है, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स की बात नहीं हो रही है, सिर्फ बच्चों को इंस्ट्रक्शंस इंफॉर्मेशंस देने की बात हो रही है। तो पाठ्य वस्तु उन्मुख भाषाई निवेश की यहाँ बात हो रही है। हाँ सचिन, कि जितना आप बच्चों को जो कंटेंट होगा वो कंटेंट भाषा के निवेश से रिलेट करता हुआ होगा, वहां बच्चों को इन्फॉर्मेशन ज्यादा मिलेंगी। ये सबसे इफेक्टिव है, ये सबसे सही आंसर है। हाँ अच्छा, स्वाति का भी ये था, ओके। बहुत बढ़िया सबका। बुरा नहीं मानना, मैं आप सबके कंटेंट बहुत कम पढ़ रही हूँ आज। हेलो प्रियंका, कमेंट्स नहीं पढ़ रही हूँ ना, क्योंकि कंटेंट है, फिर रिकॉर्डिंग में दिक्कत होती है, कंटेंट में। क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं, जब क्वेश्चन में बात करते हैं। हाँ दीपिका ए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर दीजिएगा। भाषा अधिगम के लिए आकृति उन्मुख भाषाई निवेश से क्या तात्पर्य है? निवेशों के अर्थ बनाना, निवेशों में उपलब्ध सूचना पर ध्यान देना, लेखन अधिगम के लिए निवेश का उद्देश्य है उच्चारण, शब्द भंडार तथा व्याकरण का प्रयोग। कुमार ने बोला बी, ओके। सी, फ्यूचर टीचर बोल रहे हैं सी, आकृति उन्मुख भाषाई निवेश, सी। देखिए आकृति उन्मुख भाषा निवेश का अर्थ है कि बच्चे को उच्चारण, शब्द भंडार और व्याकरण का यूज करना सिखाना। आकृति, आकृति मीन्स वर्ड्स को लिखना सिखाना, उच्चारण करवाना, व्याकरण का यूज करना सिखाना, वो होता है आकृति उन्मुख भाषाई निवेश। लैंग्वेज लर्निंग की यहाँ पर बात हो रही है कि आप बच्चों को जब लैंग्वेज लर्निंग करवा रहे हो ना, एक्विजिशन ही लैंग्वेज लर्निंग करवा रहे हो, तो लैंग्वेज लर्निंग में आप जब शब्दों को बनवा रहे हो, उच्चारण करवा रहे हो, वर्ल्ड वोकैब बच्चे का बढ़ा रहे हो और व्याकरण का यूज करना सिखा रहे हो, ए नहीं आएगा। निवेश के अर्थ बनाना नहीं है। आकृति, आकृति, आकृति कहाँ बन रही है भैया? आकृति उच्चारण, शब्द भंडार और व्याकरण का प्रयोग, अर्थ बताना। हाँ, ठीक है, व्याकरण का प्रयोग करना सिखाना है, प्रयोग, अर्थ नहीं बताना, प्रयोग, यूज, यूज करना सिखाना। डी विल बी राइट आंसर सनातन। हाँ ममता, सचिन, हाँ हाँ। देखो आकृति उन्मुख भाषा निवेश, बस थोड़ा सा लैंग्वेज का डिफरेंस है, क्वेश्चन की सेंस समझो बस थोड़ा सा। लैंग्वेज लर्निंग सिखा रहे हैं हम, लैंग्वेज टू सिखा रहे हैं हम बच्चे को, तो हम बच्चे को आकृति उन्मुख भाषा निवेश कैसे देंगे, बच्चे में इनपुट कैसे डालेंगे। अगर आपने सेकंड लैंग्वेज सिखानी है तो इनपुट कैसे डालोगे, बच्चे के प्रोनाउंसिएशन सही करोगे, शब्द भंडार बच्चे को सिखाओगे, व्याकरण का यूज करना सिखाओगे, वो इनपुट है बच्चे की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। आपने हाल ही में एक नए शब्द का प्रयोग किया, आपका एक शिक्षार्थी से सुनकर अपने एक, कोई बात नहीं सनातन, बाद में देख लेना रिकॉर्डिंग। एक मिनट, आप आंसर दे। आंसर क्या दे रहे हो भाई? अब अरे हाँ सनातन, आपका क्वेश्चन बहुत बढ़िया है भाई, आपका आंसर सही है। स्किनर ने बोला है, हाँ ए होगा, बहुत बढ़िया। देखो भाई, स्किनर ने बोला, स्किनर का क्वेश्चन बीच में पता नहीं कहाँ से आ गया, शायद गलती से डल गया होगा। स्किनर ए आंसर आएगा इसका, क्योंकि यहाँ पर नए नए शब्दों का यूज करना बच्चे को, यहाँ पर हम क्या कर, ड्रिल प्लस प्रैक्टिस करवा रहे हैं, तो स्किनर होगा इसमें, ए विल बी राइट आंसर। बहुत बढ़िया सबका। बोधगम्य निवेश से क्या तात्पर्य है? शिक्षार्थी अपनी भाषा में तब सुधार कर पाते हैं जब उन्हें उनके वर्तमान स्तर से थोड़ी आगे के स्तर का भाषाई निवेश दिया जाता है। शिक्षार्थी अपनी भाषा में तब सुधार कर पाते हैं जब उन्हें उनके वर्तमान स्तर के बराबर के भाषिक निवेश दिए जाते हैं।
किसी भी प्रकार की सूचना या आंकड़े जो विश्लेषण हेतु कंप्यूटर में फीड किए जाते हैं, कोई भी सूचना जो शिक्षार्थी की अल्प अवधि स्मृति में है। हाँ, थोड़ी ऊपर लेवल का है ना, बोधगम्य निवेश। इनपुट की बात हो रही है, इनपुट कितना डालोगे आप, निवेश कितना बच्चे में डालोगे, इनपुट। याद देखो, निवेश क्या होता है, इनपुट, बच्चे में इनपुट डालना। ए आंसर विल बी राइट। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, ये वाला क्वेश्चन बोधगम्य निवेश वाला, मतलब बहुत बार आया है ये क्वेश्चन, बहुत सारे पीवाईक्यूज में मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सी सहारा मदद देने से संबंधित युक्ति है? विद्यार्थियों को उनके स्तर से ऊपर की पाठ्य सामग्री और अभ्यास कार्य देना, विद्यार्थियों के स्तर से कम पाठ्य सामग्री और अभ्यास अभ्यास कार्य देना, विद्यार्थियों के सीखने में जहां जहां कमी है उसे दूर करने में मदद करना, और ड्रिल और कोचिंग द्वारा विद्यार्थियों की मदद करना। बताइए इनसे क्या होगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मासूम जी, ठीक है, सी, ठीक है ना। विद्यार्थियों को जहां जहां कमी लगती है उन्हें मदद करने में हेल्प करना, वही सहारा देना, वही होता है मदद करना। बहुत बढ़िया। अब पढ़ते हैं प्याजे का कॉन्सेप्ट। छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट हैं, ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, दो ही थ्योरी बहुत बड़ी थी प्याजे की, और ये तो आगे तो बिल्कुल छोटी छोटी सी थ्योरी है, 5-5 मिनट की है, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। प्याजे का भाषा सिद्धांत, प्याजे ने भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी, आपको पता ही है। तो प्याजे का मेन आइडिया क्या है, प्याजे ने भी कहा कि बच्चे को अगर अपने लैंग्वेज की एक्विजिशन करवानी है, तो बच्चे की एक सोच, एक विचार, एक दायरा बच्चे के माइंड से रिलेट करता है। बच्चे के माइंड में जब थॉट आते हैं, विचार आते हैं, विचारों से ही भाषा आती है। ठीक है, जैसे जैसे बच्चे में विचार आएंगे, विचारों से भाषा आएगी। मेन उन्होंने कॉन्सेप्ट यही दिया था कि बच्चे का जो भाषा है, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास से जुड़ी हुई है। पहले बच्चा सोचता है, फिर उसे भाषा में व्यक्त करता है, शब्दों में व्यक्त करता है। अब भाषा अर्जन, लैंग्वेज जो एक्विजिशन है, बच्चे की मेंटल लेवल और उसकी मैच्योरिटी उस पर डिपेंड करता है। जितने बच्चे में मैच्योरिटी आती जाएगी, बच्चे की इमेजिनेशन जितनी बढ़ती जाएगी, बच्चे के विचार जितने माइंड में आते जाएंगे, उतनी ही ज्यादा बच्चे की लैंग्वेज है वो बहुत ज्यादा परफेक्ट होती जाएगी। अब देखिए इन्होंने 4 स्टेजेस दी थी। सेंसरी मोटर आपको पता ही, एसपीसीएफ 4 स्टेजेस हैं, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल। इन्होंने कहा था कि इन इन स्टेजेस में बच्चा अलग-अलग तरह से लैंग्वेज का डेवलपमेंट करता है। सेंसरी मोटर में आपको पता है बच्चा सेंस से सीखता है, जैसे रोना, ध्वनियाँ, इशारे निकालना। और जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है बच्चे की, यहाँ बच्चे साइन का यूज करता है, इमेजिनेशंस का यूज करता है, शब्दावली बच्चा वर्ड वोकैब का यहाँ पर यूज करना शुरू कर देता है। बच्चे का वर्ड वोकैब है जो वो बढ़ जाता है, यानी कि बच्चा आत्म केंद्रित होता है। जो आपकी सेकंड वाली स्टेज है प्री ऑपरेशनल, यानी कि इको सेंट्रिक होता है बच्चा। इको सेंट्रिक स्पीच की बात भी आपके प्याजे ने बोली है, ये भी आपने अच्छे से याद रखना, स्टार कर लेना इन चीजों को। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ये तार्किक सोच और ठोस वस्तुओं पर, यानी कि यहाँ पर बच्चे ने अभी व्याकरण की संरचना को सही करना शुरू कर दिया, यानी कि ठोस रूप में अब बच्चा सेंटेंस स्ट्रक्चर को अच्छे से फॉलो कर रहा है, जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, फिर फॉर्मल ऑपरेशनल, अब एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, यानी कि बच्चे ने जटिल भाषा बोलना, लिखना, अच्छे तरह से अपनी कम्युनिकेशन की फ्लुएंसी को बहुत ज्यादा बढ़ा लिया। ये स्टेप बाय स्टेप होता है, लेकिन सभी चीजों में देखो कि बच्चे में थॉट आएंगे, थॉट से ही बच्चे में भाषा आएगी, विचारों से भाषा आती है, यही मेन कॉन्सेप्ट है इनका। ठीक है, सेंसरी मोटर, परी ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट और फॉर्मल ऑपरेशनल। एज वाइज आप सीडीबी में याद कर ही लेते हैं। सेंसेस सीखेगा, फिर बच्चे में अंडरस्टैंडिंग आएगी, थोड़ी थोड़ी इमेजिनेशन, कल्पनाएं करेगा, फिर बच्चे में लॉजिकल थिंकिंग आनी शुरू हो जाती है, और फिर बच्चे में हाइपोथेटिकल थिंकिंग बच्चे में आती है। प्याजे के अनुसार भाषा की विशेषता क्या है? देखिए, भाषा सोच का परिणाम है। इन्होंने बोला कि पहला बच्चा इकोसेंट्रिक होगा, यानी कि बच्चा पहले आत्म केंद्रित होता है, यानी कि वह अपने आप से बात करता है। आपको पता ही है, जब बच्चा छोटा होता है, पैदा होता है, जन्म से लेकर बच्चा 2-3 साल तक अपने आप से बैठा बैठा ना, खेलता खेलता बातें करता रहता है अपने आप से। कोई टॉय ले रखा है उसने, कोई गेम बच्चे के पास है, तो देखो बच्चा अपने आप से बात करता रहेगा, ये किया मैंने, ये करा, मैं ये कर दूंगा, अपने आप से बोलता रहता है। और अपने आप से बोलना ही उसकी शुरुआत होती है पहली भाषा की, कि बच्चा भाषा सीख रहा है, आत्म केंद्रित भाषा बच्चा पहले सीख रहा है। फिर सोशलाइजेशन स्पीच, यानी कि सामाजिक भाषा बच्चा सीखता है, यानी कि फिर बच्चा दूसरों से कांटेक्ट करता है, दूसरों से डायलॉग करता है, दूसरों से संवाद करता है, फिर धीरे धीरे बच्चा दूसरों से बातचीत करना सीखता है। शुरुआत में बच्चा आत्म केंद्रित होता है, फिर बच्चे में सोशलाइज स्पीच बच्चे में आ जाती है। कक्षा में यूज कैसे करेंगे? बड़े एजुकेशन इम्प्लीकेशंस होते हैं प्याजे की थ्योरी की, कि कक्षा में बच्चा भाषा और सोच दोनों पर ध्यान देना चाहिए एक टीचर को।
टीचर को क्या करना चाहिए बच्चे में, अगर आपने लैंग्वेज की लर्निंग बच्चे को करवानी है, पहले बच्चे में थिंकिंग डालो, सोच डालो, विचार डालो और उसके बाद फिर उन विचारों को एक रूप दो शब्दों के जरिए, भाषा के जरिए। बच्चों को खेल, समस्या समाधान, चर्चा और क्वेश्चन आंसर जैसी एक्टिविटीज शामिल करनी चाहिए। जो हम बीच-बीच में क्वेश्चन आंसर करते हैं, बच्चे से फीडबैक लेते हैं, वो सारा कहीं न कहीं पियाजे की थ्योरी पर ही हम चलते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है कि जितना बच्चों से आप क्वेश्चनिंग करोगे, बच्चों की इन्वॉल्वमेंट करोगे, उतने ही ज़्यादा बच्चे के माइंड में विचार रहेंगे और उन विचारों से वो क्वेश्चन का आंसर देगा, भाषा का यूज़ करेगा। केवल रटने से भाषा का वास्तविक विकास नहीं होता। रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी करवानी है, बच्चे की अंडरस्टैंडिंग हमने करवानी है। अब देख लेते हैं जितने हमने साइकोलॉजिस्ट पढ़े हैं, एक बार ओवरव्यू हो जाए आप कहो तो, नहीं आगे चलते हैं। नोम चॉम्स्की, स्टीफन क्रैशन और जीन पियाजे जी हैं। नोम चॉम्स्की ने नेटिव थ्योरी दी थी, आपको पता ही है, एलएडी, सॉरी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस मौजूद है। यूनिवर्सल ग्रामर की इन्होंने बात करी थी, उन्होंने कहा था कि बच्चा स्वाभाविक तौर पर भाषा को सीखने के लिए सक्रिय अवसर देने चाहिए, इन्वायरमेंट बढ़िया रखो बच्चे का। स्टीफन क्रैशन ने हाइपोथेसिस दी थी, इनपुट हाइपोथेसिस दी थी, इन्होंने कहा था कि बच्चे में इनपुट डालो, बच्चा अपने आप से सीख जाएगा। 5 हाइपोथेसिस दी थी, एक्विजिशन और लर्निंग, मॉनिटरिंग हाइपोथेसिस, नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस, इफेक्टिव फिल्टर हाइपोथेसिस, कि बच्चे का फिल्टर बढ़िया रखो, आप लो फिल्टर रखो तो बच्चे की लर्निंग एक्विजिशन ईजिली हो जाएगी। जीन पियाजे ने तो सिर्फ एक ही बात कही थी कि बच्चा की जो भाषा है विचारों से आती है, विचार होंगे तो बच्चे में भाषा आ जाएगी। विचारों करने के मौके दो बच्चे को, जितना बच्चा विचार करेगा, सोचेगा, इमेजिनेशंस करेगा, कल्पनाएं करेगा, थॉट करेगा, थॉट से ही बच्चे में भाषा आ जाएगी और बच्चे की भाषा का विकास होगा। चॉम्स्की ने भाषा अर्जन की जन्मजात क्षमता पर जोर दिया। क्रैशन ने कहा कि आप एक अर्थफुल, मीनिंगफुल इनपुट और भावात्मक वातावरण पर जोर दो, बच्चा भाषा अपने आप से सीख जाएगा। प्याजे ने कहा कि भाषा और सोच कॉग्निटिव साथ-साथ चलते हैं, तो इस पर ज़्यादा जोर दिया इन्होंने। ठीक है? क्वेश्चन का आंसर दीजिए अब आप सभी बच्चे। आई होप समझ में आ गया होगा ना प्याजे आप सभी को? कमेंट कर दे रहा कीजिए कि समझ में आ गया, समझ में आ गया, नहीं समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी किया कीजिए कि नहीं समझ में आया ये वाला पॉइंट हमें। अपनी जटिल प्रकृति के बावजूद भाषा सहजात व्याकरण ज्ञान की मदद से अर्जित की जाती है। यह विचार किसके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत से संबंधित है? स्टीफन क्रेशन, नोम चॉम्स्की, वाइगोत्स्की और जीन पियाजे। बताइए किसका? किसने कहा है कि बच्चा को भाषा सहजात व्याकरण ज्ञान की मदद से अर्जित की जाती है? यह विचार किसके द्वारा प्रतिपादित है? किसने कहा? पक्का? आप बच्चे आंसर बी दे रहे हो ना आंसर? बहुत बढ़िया। सॉरी, नोम चॉम्स्की ने बोला ना ये सारी बातें? शाबाश, बहुत बढ़िया। हाँ, बी है फ्यूचर टीचर। गुड, वेरी गुड, शाबाश। किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया कि बच्चे भाषा सीखने के लिए अनुकूलन और समायोजन का प्रयोग करते हैं? ये आगे करेंगे इनके बारे में। स्टीफन क्रैशन, बी एफ स्किनर, जीन पियाजे और नोम चॉम्स्की। हाँ, बिल्कुल बढ़िया। कर तो लिया हमने इनको। जीन पियाजे ने बोला अनुकूलन और समायोजन। हाँ, कर तो लिया हमने इसको। सी बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत बढ़िया, शाबाश। कितना टाइम हो गया हमें क्लास लगाए हुए? 1 घंटा हो गया क्या? जीन पियाजे ने बोला है, बिल्कुल बोला है। जीन पियाजे ने ही कहा कि एसिमिलेशन, अकोमोडेशन, इक्विलिब्रेशन, न्यू सिचुएशंस ये क्रिएट करोगे, बच्चा अपने आप से चीज़ों को सीखता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट से रिलेट कर रही है ये चीज़ें। अनुकूलन और आपका समायोजन, एडजस्टमेंट। 53 मिनट हो गया। चलिए, भाषा अधिगम में बोधगम्य निवेश शब्दावली किसके द्वारा प्रस्तावित की गई? देखिए, भाषा अधिगम में बोधगम्य निवेश, इनपुट वर्ड वोकैब्युलरी किसके द्वारा प्रस्तावित की गई है? लाइव-वाइगोत्स्की, स्टीफन क्रैशन, नोम चॉम्स्की और वॉटसन। किसने कहा बताइए? किसने? इनपुट, अरे इनपुट हाइपोथेसिस कौन कह रहे हैं भई? हाँ, आलम ए आंसर क्यों दे रहे हो भई? ए तो आंसर होगा ही नहीं इसका, 140 का। अरे इनपुट की बात कौन करते हैं? इनपुट डालो बच्चे में, इनपुट डालो बच्चे में। स्टीफन क्रैशन बोलते हैं बोधगम्य निवेश के बाद पक्का? कौन बोलते हैं? या नोम चॉम्स्की बोलते हैं? अलोन ने, अरमान ने कहा सी। अरे स्टीफन क्रैशन, बताओ बताओ बताओ। बी। चलिए। हम्म
स्टीफन क्रैशर ने बात करी थी बौद्ध में निवेश की। चलिए, पियाजे के अनुसार भाषा का विकास डैश से डैश तक होता है। किसने करी थी वही बात? चलो, अरे कहाँ गया? क्या आएगा भाई आंसर? बी। हाँ, स्टीफन क्रैशन। एल, अच्छा इसका सी होगा। दे दिया आप सबने आंसर, बहुत बढ़िया, सी। आत्म केंद्रित से सामाजिकता भी बताया ना, है ना, इकोसेंट्रिक होता है बच्चा, फिर बच्चे में सोशलाइज स्पीच की बात करता है ये, सी। हाँ, फ्यूचर टीचर, बहुत बढ़िया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के अनुसार सही है? पियाजे के अकॉर्डिंग बताना है। विचार भाषा से पहले आता है, भाषा विचार से पहले। भाषा और विचार दो स्वतंत्र अवधारणाएं हैं। भाषा और भाषण 3 वर्ष की अवस्था के आसपास एक साथ सम्मिलित हो जाते हैं। हाँ मोनिका, बहुत बढ़िया आपका। बिल्कुल, यही कहा ना, विचार, विचारों से भाषा आती है, विचार पहले आएंगे, भाषा बाद में आएगी। हाँ अलम, बिल्कुल ठीक अरमान। जब बच्चे या तो खुद से बात करते हैं या किसी ऐसे व्यक्ति की खुशी के लिए जो उस समय चल रही है गतिविधि में शामिल है, वह किस तरह के भाषण में शामिल है? सामाजिक भाषण में, निजी भाषण में, आत्म केंद्रित भाषण में या व्यक्तिगत भाषण में? किस भाषण में शामिल है? ये आंसर दीजिए आप सभी बच्चे। हाँ अरमान, इकोसेंट्रिक, बहुत बढ़िया। सी। अरे वाह, क्या बात है भाई, इंटेलिजेंट हो गए आज तो आप। मुझे नहीं लगा था आंसर, इसका आंसर सही दोगे आप। अपने आप से, है ना, खुद से ही बात करता है तो बच्चा इकोसेंट्रिक है, बिल्कुल आत्म केंद्रित भाषण की यहाँ पर बात हो रही है। बहुत बढ़िया सबका, गुड, वेरी गुड। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी वाइगोत्स्की की। वाइगोत्स्की क्या कहते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन, सॉरी लैंग्वेज के प्रिंसिपल के बारे में इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि बच्चा मेनली सोशल इंटरेक्शन से सीखता है। समाज, एक समाज ही बच्चे में भाषा का डेवलपमेंट करता है। ये कहते हैं कि बच्चा समाज के साथ इंटरेक्शन करके, अंतः क्रिया करके बच्चा भाषा को सीख जाता है। बच्चे के आसपास के इन्वायरमेंट में बच्चा अकेला नहीं है, उसके आसपास उसका फैमिली है, उसकी सोसाइटी है, उसका कल्चर है, ठीक है, उसकी सोसाइटी में भी उसके फ्रेंड सर्कल हैं, उसके टीचर हैं, उसका पीयर ग्रुप है। ये सारी चीजें बच्चे के लैंग्वेज के डेवलपमेंट में बच्चे की हेल्प करते हैं। जितना बच्चा इन सब से, क्या कह रहे हो? लास्ट में क्वेश्चन करना अलोन अरमान, लास्ट में करना। हाँ, एस सी एल की बात करी, सोशल कल्चरल लैंग्वेज की इन्होंने बात करी है। सीखने में सहायता और मार्गदर्शन यानी कि गाइडेंस, ठीक है, बहुत जरूरी है। देखो बाइगोस्की विश्वास करते हैं कि बच्चे में थॉट भी आने चाहिए, एक्शन भी होना चाहिए, लेकिन वो सोशल इंटरेक्शन से आना चाहिए। मेनली सोशल इंटरेक्शन की इन्होंने बात करी। देखिए ऐसे ऐसे थे ये सोशल आपके जो वाइगोस्की जी है। अब देखिए इन्होंने अवधारणाएं कौन कौन सी दी, मेनली इन्होंने सिर्फ ये बोला, ये बात ध्यान रखो, जैसे कि प्याजे ने बोला कि विचार आएंगे तो भाषा आएगी। ये कह रहे हैं कि सोसाइटी में बच्चा रहेगा, सोसाइटी में जितना बच्चा रहेगा वहां से बच्चे में भाषा आएगी। जितना इंटरेक्शन करेगा दूसरों के साथ, उस इन्वायरमेंट में रहकर बच्चा भाषा को सीखता है। एस सी एल, सोशल कल्चरल लैंग्वेज की इन्होंने बात करी है। जेड का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। इन्होंने कहा कि बच्चा स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकता, बच्चे को सहायता से सिखाना पड़ता है। बच्चे को थोड़ी सी एक हेल्प दे दो आप बच्चे को, बच्चा सीख जाएगा। स्कैफोल्डिंग, स्कैफोल्डिंग होता है कि एक अस्थायी सहारा, यानी कि आप धीरे धीरे बच्चे को, जो आप बच्चे को हेल्प दे रहे हो ना, धीरे धीरे उस हेल्प को हटा दो, बच्चे को फ्री छोड़ दो, फिर बच्चा अपने आप से ही चीजों को सीख जाएगा। बच्चा लैंग्वेज के लर्निंग भी ऐसे ही करता है। शुरुआत में हम बच्चे को सिखाते हैं, ऐसे बोलो, ऐसे करो, ये वो, फिर धीरे धीरे हम क्या करते हैं, उसको वो हेल्प छुड़ा छुड़ा देते हैं, बच्चे को फिर हम फ्री छोड़ देते हैं, फिर बच्चा अपने आप से बोलना शुरू कर देता है, अपने तरीके से चीजों को मोल्ड करना शुरू कर देता है। सोशल इंटरेक्शन बच्चे की भाषा सिखाने का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कि बच्चे को संवाद, खेल, चर्चा, डिस्कशन आदि ये सारी चीजें इंटरेक्शन में बच्चे की हेल्प करते हैं। सोशल इंटरेक्शन मेल है इसमें। भाषा विकास की एक प्रक्रिया है, इन्होंने कहा था कि बच्चा सामाजिक भाषण यानी कि सोशल स्पीच से सीखता है। धीरे धीरे बच्चा की जो आंतरिक स्पीच है उसमें फिर वो बदल जाता है, जो इनर स्पीच बच्चे की होती है बोलने की वो, ठीक है। फिर आंतरिक भाषण यानी कि सोच और निर्णय लेने में बच्चे में हेल्प करता है। तो इन्होंने लैंग्वेज के टाइप बताए थे, जैसे कि सोशल स्पीच क्या है, प्राइवेट स्पीच क्या है और इनर स्पीच क्या है। 3 स्पीच की इन्होंने बात करी थी, सामाजिक वाक, निज वाक और मौन वाक।
3 वाक्य इन्होंने बात करी, 3 बात बोलने की बात इन्होंने करी थी। सोशल स्पीच में कहा था कि बच्चा दूसरों से संवाद करने वाली जो बच्चा भाषा का यूज़ करता है, दूसरों से जब बच्चा बात करता है समाज में अपने आस-पास, किसी ग्रुप में बात कर लिया, कोई ग्रुप में एक्टिविटी कर ली, क्वेश्चन के आंसर देना, तो वो होता है आपका सोशल स्पीच, सामाजिक वॉक। निज वॉक क्या है कि बच्चा अपने आप से बोलता है। देखो निज वॉक और मौन वॉक। निज वॉक क्या, प्राइवेट स्पीच क्या है, जैसे कि आप बोल रहे हो, आप मान लीजिए रीडिंग पढ़ रहे हो, आप कोई बुक रीड कर रहे हो, लेकिन आप मन-मन में ना पढ़ के थोड़ा-सा हल्का फुसफुसा के बोल रहे हो, ठीक है? ऐसे-ऐसे करके, आपके होंठ हिल रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, इसे बोलते हैं निज वॉक कि दूसरों को तो सुन नहीं रहा है, लेकिन फिर आप अपने आप के दायरे में रहकर अपने आप से आप चीज़ों को बोल रहे हो। हाँ, बच्चा अपने आप से बोलता है और सोच को शब्दों में व्यक्त करता है। इसमें बच्चा समस्या का हल करता है, खुद को इंस्ट्रक्शंस देता है। और मौन वॉक क्या है, इनर स्पीच क्या है कि बच्चा अपने मन-मन में बात करता है, दूसरों को बात समझ में नहीं आती, दूसरे नहीं जो जान पाएँगे क्या। जैसे कि हम प्रेयर करते हैं, प्रेयर करना हमारे मौन वाक का पार्ट है। स्वयं से योजनाएँ बनाना, प्लानिंग करना, मन-मन में कैलकुलेशंस करना, है ना? मन-मन में इमेजिनेशंस करना, वो आपके इनर स्पीच का पार्ट। बिल्कुल कुमार, बहुत बढ़िया कुमार, वेरी गुड, शाबाश। ठीक है, वाइगोस्की सोशल कल्चरल थ्योरी की इन्होंने बात करी थी। इन्होंने कहा था कि बच्चा इनर स्पीच से सीखेगा, सोशल स्पीच से सीखेगा और प्राइवेट स्पीच से सीखेगा। फिर इन चीज़ों से सीख कर ही तो बच्चे में लैंग्वेज का डेवलपमेंट सही तरीके से हो जाता है। डेवलपमेंट की लर्निंग चीज़ यही है कि बच्चा एनवायरनमेंट में इंटरेक्शन किस-किस से कर रहा है, कैसे-कैसे इंटरेक्शन कर रहा है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, ये चीज़ें बच्चा अपने एनवायरनमेंट में रहकर चीज़ों को सीखता है। ठीक है? तो आस-पास कम्युनिकेशन में सिर्फ इंटरेक्शन है, इंटरेक्शन से चीज़ें बच्चा सीखेगा। इन चीज़ों से बच्चे में लैंग्वेज का डेवलपमेंट होगा। इंटरेक्शन मेन है। वाइगोस्की ने ये बोला, कंक्लूजन लास्ट में यही निकलता है। ठीक है? सामाजिक वर्क यानी कि दूसरों से बात करना, बाहर से बात करेगा, तो प्रारंभिक जो बच्चा है, एज ग्रुप है 3 से 7 वर्ष, यहाँ बच्चा ग्रुप में बात करना है, सवाल-जवाब करना है या ग्रुप्स में काम करना है। तो 3 से 7 साल में बच्चा सामाजिक जो सोशल स्पीच है वो सीख जाता है। प्राइवेट स्पीच स्वयं से बात करना, स्वयं से बोलना, खुद को इंस्ट्रक्शन जैसे कई बार ये होता है ना कि लेट हो रहे हैं, अपने आप से बोलेंगे, लेट हो गया तुम चलो चलते हैं। तो खुद को ही निर्देश देते हैं। इस तरह की बच्चा वर्डिंग का यूज़ करता है। या फिर आज मेरे से ये काम गलत हो गया तो मुझे ये करना है। मतलब अपने आप से जब हम बात करते हैं, ठीक है? और आपका मौन वॉक इनर स्पीच क्या है? आप मन-मन में सोच लेते हो, यानी कि आप अपने आप से प्लानिंग कर रहे हो। आपकी जो प्लानिंग है वो दूसरों को सुनाई नहीं देती। लेकिन यहाँ फुसफुसाहट थोड़ी-सी सुनाई देगी आपकी जो प्राइवेट स्पीच है। ठीक है? सोशल स्पीच में ग्रुप प्ले, ये एक्टिविटीज़ हैं। प्राइवेट स्पीच में खुद को इंस्ट्रक्शंस देना और इनर स्पीच में प्लानिंग करना, योजना बनाना, खुद का इवैल्यूएशन करना। आंसर दीजिए। लेव वाइगोत्स्की की अधिगम और भाषा की संकल्पना डैश पर आधारित है? रचनावाद अधिगम सिद्धांत, व्यवहारवादी अधिगम सिद्धांत, संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत, मानवतावादी अधिगम सिद्धांत। इसका आंसर दीजिए आप सभी बच्चे। देखते हैं कितना आंसर दे पाओगे। एलोन, अरमान, हाँ अरमान, बहुत बढ़िया। क्लास रुक रही है बेटे, नेटवर्क इश्यू हो सकता है काजल आपका, मेरा तो सही लग रहा है मुझे। हाँ, बहुत बढ़िया। अरे सी कौन दे रहा है आंसर? लक्ष्मी, सी कैसे दे रही हो? लाइव वाइगोस्की रचनावादी थे, कंस्ट्रक्टिविस्ट थे भाई। ले वाइगोस्की की बात हो रही है, यहाँ पर वाइगोस्की की बात हो रही है। ए विल बी राइट आंसर। ठीक है, कॉग्निटिव संज्ञानात्मक की बात नहीं हो रही यहाँ पर। प्याजे थे ना संज्ञानवादी, तो ये रचनावादी थे लाइव वाइगोस्की। विविध प्रकार के सामाजिक भाषिक संदर्भों में प्रयुक्त अंग्रेजी भाषा के विश्व अंग्रेजी विविधताओं का अध्ययन, शोध या एवं शिक्षण में किसे प्रस्तुत करता है? एक नवीन उपागम, एक क्रांति, एक विशाल परिवर्तन और दृष्टिकोण में बदलाव, नए आयाम। सोशल लैंग्वेज के जो कॉन्टेक्स्ट है उसमें बात हो रही है। अंग्रेजी भाषा को विश्व में जो विविधताएं हैं, जो रिसर्च हो रही है, जो टीचिंग है, उनमें कैसे प्रस्तुत करें इसको हम। मिस टाइप हो गया था मैम जी, कोई बात नहीं, फ्यूचर टीचर। बताइए 137 का आंसर बताइए आप सभी बच्चे। ए। बहुत बढ़िया, बताइए बताइए, शाबाश। अरे देखो, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि सामाजिक भाषिक संदर्भ में, सोशल लैंग्वेज कॉन्टेक्स्ट में जब हम इंग्लिश लैंग्वेज को यूज करते हैं, आपको पता है वर्ल्ड में बहुत सारी डाइवर्सिटीज है, विविधताएं हैं, तो इसमें जब हम रिसर्च करते हैं, टीचिंग करते हैं, वो किसे प्रस्तुत करता है? वो प्रस्तुत करता है हमारे नए आयाम को, हमारे दृष्टिकोण के बदलाव को।
नवीन उपागम की यहाँ नहीं बात हो रही है, कह रहे हैं कि एक हमारा नज़रिया चेंज होता है, एक दृष्टिकोण के बदलाव की बात होती है, नए आयाम की यहाँ पर बात बात होती है। तो डी विल बी राइट आंसर। हाँ काजल, डी आएगा ना इसका आंसर। ठीक है, क्रांति नहीं है, विशाल कोई परिवर्तन नहीं है, लेकिन हाँ, एक दृष्टिकोण चेंज है, एक हमारा एक नया आयाम हम बन रहा है, हम नई-नई चीज़ों को नए-नए तरीके से यूज़ करते हैं, हम नई-नई इंग्लिश को यूज़ करने की कोशिश करते हैं, नए-नए वर्ड्स को यूज़ करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आपको पता है वर्ल्ड लेवल पर इंग्लिश बहुत यूज़ करी जाती है। दीपिका डी डी होगा बेटा, ए नहीं होगा। नवीन कोई न्यू अप्रोच नहीं है ना इंग्लिश, न्यू अप्रोच कहाँ है इंग्लिश? एक हमारे दृष्टिकोण में बदलाव आया है। वीडियो मेरा नहीं रुक रहा रिजवाना, आपका रुक रहा था। हाँ, ए कुमार आपका तो बड़ा आंसर राइट हो रहे हैं, बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस है आपका। नेटवर्क इशू है रिजवाना आपका। चलिए, अधिगम का कौन-सा सिद्धांत कहता है कि विकास का स्रोत व्यक्ति की बजाय परिवेश में है? व्यवहारवाद, सहजात्यवाद, संप्रेषण, भाषा शिक्षण और सामाजिक रचनावाद। हाँ, 106 का डी, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब वाइगो देख लीजिए, ये किसकी बात हो रही है यहाँ पर? वाइगोस्की की सोशल कल्चरल के बारे में इंटरेक्शन की बात उन्होंने करी थी, सामाजिक रचनावाद की बात करी थी, कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं आपके वाइगोस्की, रचनावादी हैं आपके वाइगोस्की, ये ध्यान रखना है आपने, डी विल बी राइट आंसर, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए, निम्नलिखित में से कौन-सा वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से संबंधित नहीं है? नहीं पे फोकस करिएगा आप सभी बच्चे। सामाजिक अंत्यक्रिया, सहायता करना, समीपस्थ विकास का क्षेत्र और भाषा अर्जन का यंत्र। बताइए आंसर। अरमान ने कहा डी, मासूम जी ने भी कहा डी, बहुत बढ़िया। गुमछा प्रवीण, बहुत बढ़िया। ठीक है ना? भाषा अर्जन का यंत्र नहीं है, ये तो एलईडी है। एलईडी किसने बोला था आप कमेंट सेक्शन में लिखिए सभी बच्चे। ये बाकी सारे आपके वाइगोसिक्स से रिलेट करते हैं। जेडपीडी से, सोशल इंटरेक्शन से और हेल्प करना से आपका, स्कैफोल्डिंग से। चलिए, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे साथियों के साथ सामाजिक अंत्यक्रिया से सीखते हैं, एक भाषा शिक्षक के रूप में। दीपिका ये आंसर किसका कर रही हो? पीछे चल रही हो क्या आप? अपने पाठ की इस तरह से योजनाएँ बनाएँ कि वे कक्षा में अकेले बैठें तथा कक्षा में अंत्यक्रिया एवं बातचीत किए बिना कार्य करें। ऐसी पाठ योजनाएँ बनाएँ जिन्हें अंत्यक्रिया करने से बचने के लिए खेल और चर्चा शामिल न की जाए। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए प्रोत्साहन, पुरस्कार और दंड का प्रयोग करना। जोड़े एवं समूह कार्य के लिए योजनाएँ बनाएँ ताकि वे साथियों के साथ अंत्यक्रिया कर सकें। अंत्यक्रिया, इंटेक्शन की यहाँ पर बात हो रही है। हाँ, बहुत बढ़िया। डी, बहुत बढ़िया। ठीक है, जोड़े ग्रुप में काम करने की योजना बनाएँ ताकि साथियों के साथ अंधे क्रिया कर सकें। ये चीज़ तो नेगेटिव में आ रही है सारी, है ना? बिना करे की। वीडियो रुक गया मेरा? पॉज़ हो गया क्या भई? मेरा नहीं रुका होगा, आप बताइएगा प्लीज़ कमेंट कीजिएगा वीडियो रुक गया हो तो। वाइगोत्स्की की सहयोगात्मक अधिगम युक्तियाँ किस पर केंद्रित हैं? शिक्षार्थियों की एक-दूसरे के प्रति प्रतिस्पर्धा करना। अच्छा कुमार ऐसे करो आप वो बढ़ाओ, क्वालिटी बढ़ाओ। शिक्षार्थियों को सीखने के लिए एक-दूसरे की सहायता करना, शिक्षार्थियों का कक्षा में शांति बनाए रखना, शिक्षार्थियों का शिक्षक को धैर्य से सुनना। हाँ, अच्छा वो नेटवर्क इश्यू होगा ना? 137 का क्या बताया आप सबने? बी, बहुत बढ़िया। ठीक है? शिक्षार्थियों को सीखने के लिए एक-दूसरे की सहायता करना। यही वाइगोत्स्की का कि हेल्प करना। बहुत बढ़िया, बी। अब स्किनर की बात कर लेते हैं। स्किनर ने क्या कहा? स्किनर बिहेवियरिस्ट थे, व्यवहारवादी थे स्किनर। आपने ये याद रखना है, ठीक है? व्यवहारवादी हैं स्किनर हमारे। स्किनर ने कहा था कि बच्चा लैंग्वेज को कैसे सीखेगा? बच्चा इमिटेशन से सीखेगा, अभ्यास से सीखेगा और रीइन्फोर्समेंट से सीखता है। ये 3 चीज़ें स्किनर ने बोला था कि बच्चे के लैंग्वेज एक्विजिशन में या लर्निंग में बड़ी हेल्प करती हैं। अनुकरण करना, अभ्यास करना और रीइन्फोर्समेंट करवाना। बच्चा सही भाषा का अनुकरण करता है और अभ्यास से निपुणता लाता है, ठीक है? निपुणता आएगी बच्चे में। जन्मजात क्षमता की बजाय भाषा, पर्यावरण, अनुभव से आती है, ये आपके स्किनर बोलते हैं। काजल आई थिंक नेटवर्क इश्यू होगा भई, मुझे मेरा तो सही चल रहा है।
देखिए, अब इन्होंने ये कहा कि जो बच्चा स्किनर ने ना मेनली बात करी थी प्रैक्टिस पे, कि बच्चे की प्रैक्टिस ज़्यादा करवाओ, इमिटेशन करवाओ और रीइन्फोर्समेंट दो। क्योंकि बच्चे को ना एक तो बच्चा इमिटेशन करता है, कॉपी करता है चीज़ों की। कॉपी किस-किस की करेगा? उनके फ्रेंड फैमिली की करेगा, सबसे पहले पेरेंट्स की करेगा, सोसाइटी की करेगा, अपने फ्रेंड्स की करेगा। तो इनकी कॉपी करता है बच्चा और इनकी भाषा को बच्चा दोहराता है। तो इमिटेट बच्चा ज़्यादा करता है, इमिटेशन करता है, ऑब्जर्वेशन करता है। और फिर बच्चा प्रैक्टिस करता है। प्रैक्टिस को उन्होंने बोला कि बच्चा लगातार बार-बार जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा, उतनी ज़्यादा बच्चे की लैंग्वेज की जो स्किल है, वो बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। फिर रीइन्फोर्समेंट की बात करी इन्होंने। इन्होंने कहा कि बच्चे को आप रीइन्फोर्स करो, बच्चे को मोटिवेट करो, प्रेरणा दो, बच्चे को साथ-साथ में डाँटो भी थोड़ा-थोड़ा सा बच्चे को, लेकिन जितना ज़्यादा हो सके पॉजिटिव रीइन्फोर्समेंट बच्चे को दो। जितना ज़्यादा पॉजिटिव रीइन्फोर्समेंट आप बच्चे को दोगे, उतना ही ज़्यादा बच्चा अच्छे तरीके से लैंग्वेज को सीख पाएगा। ठीक है? हुँ। हाँ, स्किनर के अनुसार भाषा का व्यवहार जो अनुकरण, अभ्यास और पुनर्बलन से विकसित होता है। ये ध्यान 3 टर्म याद रखनी है, इमिटेशन, प्रैक्टिस और रीइन्फोर्समेंट। आप कई बार प्रैक्टिस को छोड़ देते हो, ड्रिल को छोड़ देते हो। ये ड्रिल भी स्किनर ने बोला था कि बच्चा प्रैक्टिस से सीखता है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा, उतनी ज़्यादा बच्चे की लैंग्वेज सही बनेगी, ठीक है? लेकिन रीइन्फोर्समेंट भी अच्छा आना चाहिए, सकारात्मक रीइन्फोर्समेंट का यूज़ करना चाहिए। बार-बार बच्चे को एप्रिशिएट करो, पुरस्कार दो, मोटिवेट करो बच्चे को। जितना मोटिवेट करोगे, उतना ज़्यादा बच्चा अच्छे तरीके से चीज़ों को सीख पाएगा। अब बंडूरा की बात कर लेते हैं, बंडूरा ने क्या कहा? बंडूरा ने सोशल लर्निंग थ्योरी दी थी लैंग्वेज की। बंडूरा ने कहा था कि बच्चा ऑब्जर्वेशन से और अनुकरण से सीखता है भी। बंडूरा ने सिर्फ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग की बात करी कि बच्चा ऑब्जर्वेशन करेगा अपने फैमिली फ्रेंड की, एनवायरनमेंट की, और उसको कॉपी करेगा और वैसी भाषा बोलेगा कि बच्चा क्या करता है कि जितना ज़्यादा वो ऑब्जर्वेशन करेगा ना, वो वैसी ही चीज़ें सीख जाएगा। मॉडलिंग और मोटिवेशन, इन चीज़ों की बात भी इन्होंने करी थी। इन्होंने कहा था कि बच्चा अभ्यास से नहीं सीखता, प्रैक्टिस से नहीं सीखता, मॉडलिंग से सीखेगा और मोटिवेशन से सीखेगा। मेनली ऑब्जर्वेशनल लर्निंग से बच्चा सीखता है। सीखने में सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्बलन का महत्वपूर्ण योगदान। इन्होंने कहा था कि रीइन्फोर्समेंट आपका पॉजिटिव और नेगेटिव बच्चे में हेल्प करता है बच्चे की लैंग्वेज को सिखाने में। मेनली ऑब्जर्वेशनल लर्निंग आपने इनका की पॉइंट याद रखना है। ठीक है? ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। हाँ। भाषा सीखने का एक प्रोसेस बताया इन्होंने कि बच्चा पहले अटेंशन से सीखेगा, रिटेंशन से सीखेगा, रिप्रोडक्शन से सीखेगा और मोटिवेशन से सीखेगा। ध्यान, संग्रहण, अनुकरण और प्रेरणा, ये 4 स्टेप को बच्चा फॉलो करके ही बच्चा लैंग्वेज को सीखता है। अटेंशन, ध्यान क्या करेगा बच्चा? दूसरों की भाषा पर बच्चा ध्यान देता है। ध्यान देगा तभी तो बच्चा ऑब्जर्वेशन करेगा ना, तो ध्यान देकर बच्चा ऑब्जर्वेशन करता है। फिर रिटेंशन, यानी कि उनको एज़ इट इज़ कॉपी करके याद रखता है, रिकॉल करता है, रिटेंड करता है, संग्रह करता है उन शब्दों को जो उसको उसने सुने, उनको कॉपी करा, उनको याद रखा, वही शब्द याद रखता है, वही वाक्य और उनकी प्रोनंसिएशन बच्चा याद रखता है। फिर उसको इमिटेट करके उसका यूज़ करता है बच्चा, वैसी भाषा का यूज़ करना शुरू कर देता है। और फिर बच्चा को प्रशंसा मिलती है, मोटिवेशन मिलता है, तो बच्चे की जो लर्निंग है वो सही हो जाती है, परमानेंट हो जाती है। तो यही बोलता है कि अभ्यास से, ये जन्मजात से नहीं सीखता बच्चा, बच्चा ऑब्जर्वेशनल लर्निंग करता है, बच्चा अपने एनवायरनमेंट ऑब्जर्व करेगा, उतनी बच्चा चीज़ों को सीखेगा, ठीक है? इन्होंने ये बोला है। बंडूरा की मेनली ऑब्जर्वेशनल लर्निंग है। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग आपने याद रखनी है कि बच्चा ऑब्जर्वेशन से बच्चा सीखता है। अच्छा, रुक रहा है क्या अभी भी? चलिए, अब एक बार स्टिकी नोट्स हैं मेरे, देख लेते हैं कि किसने क्या बात करी है। सिर्फ़ जस्ट ओवरव्यू दे दूँगी, थोड़ी-सी क्लास रहेगी, ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं रही है हमारी। लेकिन नोम चॉम्स्की, आपको पता है एलएडी दिया था, यूनिवर्सल ग्रामर की इन्होंने बात करी थी, डीप सरफेस और सरफेस स्ट्रक्चर की इन्होंने बात करी थी। फिर स्टीफन क्रैशन इनपुट हाइपोथेसिस की बात करी थी कि बच्चे में इनपुट डालो, जितनी इनपुट डालोगे, उतनी ज़्यादा बच्चा अच्छे से भाषा को सीख पाएगा। इन्होंने 5 हाइपोथेसिस दी थी, सारी की सारी हाइपोथेसिस हमने एक बार कर ली है। जीन पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में बोला था कि बच्चे में विचार से बच्चे में भाषा आती है। लेव वाइगोत्स्की ने कहा था कि सोशल कल्चरल इंटरेक्शन से बच्चा लैंग्वेज को सीखता है, जितना इंटरेक्शन करेगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है? फिर स्किनर ने बोला कि बच्चा अनुकरण, अभ्यास और पुनर्बलन से बच्चा भाषा को सीखता है। बंडूरा ने कहा कि बच्चा सोशल लर्निंग के साथ-साथ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग जितना करेगा, इमिटेशन करेगा और मोटिवेशन बच्चे को मिलेगा, उतनी ही ज़्यादा बच्चा अच्छे तरीके से चीज़ों को लर्निंग कर पाएगा, लैंग्वेज को लर्निंग कर पाएगा। ठीक है, चॉम्स्की को पता ही है, याद हो ही गया होगा बिल्कुल आज की क्लास में आपको कि एलईडी का कॉन्सेप्ट आता है। क्रैशन ने इनपुट के बारे में बोला, इफेक्टिव फिल्टर बच्चे का अच्छा बनाओ। पियाजे ने बोला कि विचारों से भाषा आएगी। वाइगोत्स्की ने इंटरेक्शन की बात करी आपकी। स्किनर ने बिहेवियरिस्ट है। देखिए, वाइगोत्स्की आपके रचनावादी है, याद रखना कंस्ट्रक्टिविस्ट है और स्किनर आपके व्यवहारवादी है।
ठीक है, याद रखना है। अनुकरण और अभ्यास और पुनर्बलन से सीखता है, स्किनर ने ये बात बोली। बंडूरा ने कहा कि सोशल लर्निंग करेगा बच्चा, लेकिन कैसे करेगा? ऑब्जर्वेशन से करेगा, इमिटेशन से करेगा और मोटिवेशन से करेगा। चलिए, अब एक इंपॉर्टेंट हाइपोथेसिस है, आउटपुट हाइपोथेसिस। ये सारे जितने साइकोलॉजिस्ट हमने करे, ये कहते हैं कि बच्चे में इनपुट डालो, इनपुट डालो। ये एक ऐसे अकेले एक लोते हैं, मिडल्समैन, इन्होंने कहा कि बच्चे में इनपुट नहीं भई, आउटपुट भी तो डालो। जितनी आउटपुट डालोगे, जितनी आउटपुट बच्चे में होगी, उतना ही ज़्यादा बच्चा अच्छा लर्निंग कर पाएगा। सारे इनपुट के लिए बात कर रहे थे, कृष्ण भी इनपुट की बात कर रहे थे, लेकिन इन्होंने कहा कि आउटपुट डालो भई। स्वयं ने कहा कि बच्चा भाषा सीखने के लिए इनपुट इतनी पर्याप्त नहीं है, इनपुट तो अधूरी रह जाती है, तो आउटपुट भी ज़रूरी है। बच्चे की भाषा का उत्पादन, प्रोडक्ट करना भी ज़रूरी है। बच्चा बोलने, लिखने का प्रयोग करता है, व्याकरण और संप्रेषण को मजबूत तभी मजबूत होगी। हाँ, इनपुट प्लस आउटपुट दोनों इन्होंने कहा कि आउटपुट भी बच्चे में डालो। बच्चे की स्पीकिंग, बच्चे की राइटिंग और प्लस इसका जब यूज़ करेगा ना, तभी तो बच्चे की आउटपुट आएगी। ठीक है? तो आउटपुट का महत्व इन्होंने दिया कि बोलना, स्पीकिंग और राइटिंग, इनसे बच्चे की जो सीखने की प्रक्रिया बहुत तेज हो जाती है। स्पीकिंग प्लस राइटिंग, ये याद रखना है। राइटिंग पे फोकस। राइटिंग क्या है? राइटिंग एक तरह से राइटिंग क्या है? राइटिंग एक तरह से बच्चे का आउटपुट है। आउटपुट तभी तो मिलेगा। इनपुट इनपुट डाल रहे हो, आउटपुट कुछ ले नहीं रहे हो। इनपुट डाल दी, सिखा दिया, प्रैक्टिस करवा दी, अरे भाई बीच में आप पूछो तो उसे आउटपुट भी तो लो, कितना बच्चे ने सीखा है। अब स्पीकिंग में इनपुट बच्चे में डाल दी, अब राइटिंग से आप बच्चे में आउटपुट डाल दो। राइटिंग बच्चे से करवा के देख लो, ग्रामर में आप नरेशन बच्चे को सिखा रहे हो, रिपोर्टेड स्पीच करवा रहे हो, बता दिया, ग्रामर सिखा दी, बच्चे में इनपुट डाली, आउटपुट कैसे आएगी? राइटिंग अगर बच्चे से करवाओगे, ग्रामर के रूल्स बच्चे से करवाओगे, प्रैक्टिस करने के लिए दोगे, एक्सरसाइज करने के लिए दोगे, तो बच्चे की आउटपुट का पता चलेगा। नोटिस और अटेंशन, यानी कि आउटपुट करते समय बच्चा अपनी गलतियों पर ध्यान देता है। इसीलिए कहा कि आउटपुट बच्चा करेगा ना, तो बच्चे को नोटिस करेंगे, बच्चे को अटेंशन कर पाएंगे। और अटेंशन करेंगे तो बच्चे का जो हाइपोथेटिकल जो टेस्टिंग हो रही है, बच्चे ने भाषा का यूज कितने नए तरीके से किया, कितने वाक्यों को यूज किया, क्या क्या चीजें बच्चा ट्रिक्स अपना रहा है, उनका हमें पता चलेगा। हाइपोथेटिकल जो टेस्टिंग है वो अच्छे से बच्चे की हो पाएगी। फिर लास्ट में फीडबैक। फीडबैक से पता चलेगा कि बच्चे ने कितना अपने अंदर सुधार किया है, कितना बच्चे ने लर्निंग करी है, चीजों को यूज करना बच्चे ने कितना सीखा है। भाई यूज करना भी तो सीखना है बच्चे को, यूज तभी तो कर पाएगा जब बच्चा आउटपुट अच्छे से समझ पाएगा। इनपुट प्लस आउटपुट दोनों कॉन्सेप्ट इन्होंने कहा। आउटपुट पे भी हमें डबल फोकस करना है जितना अगर हम इनपुट पे फोकस कर रहे हैं तो। ठीक है, अब इनपुट समझना है, आउटपुट क्या है। देखो, इनपुट में अंडरस्टैंड कर रहे हैं चीजों को, और आउटपुट में क्या कर रहे हैं हम? बोलना और लिखना और साथ में यूज करना सीख रहे हैं। जहां यूज करना आएगा, लिखना और बोलना आएगा, वो आउटपुट है। स्वयं के अनुसार भाषा अधिगम के लिए आउटपुट उतना ही महत्वपूर्ण है जितना इनपुट। दोनों को इक्वली इन्होंने इंपॉर्टेंट माना है, दोनों को ही। ठीक है, अब क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप सभी बच्चे। निम्नलिखित में से कौन सा स्टीफन क्रैशन द्वारा दी गई मॉनिटरिंग परिकल्पना के संदर्भ में सही नहीं है? स्टीफन क्रैशन की परिकल्पना, जो मॉनिटरिंग परिकल्पना उन्होंने दी है। क्या अर्जित किया गया है सीखे गए की मॉनिटरिंग करने में मदद करता है? शिक्षार्थी तभी मॉनिटर कर सकते हैं जब उन्हें नियमों की पर्याप्त जानकारी हो, पर्याप्त समय हो। यह द्वितीय भाषा अर्जन के संदर्भ में प्रयुक्त की जाती है। यह अर्जन और अधिगम के मध्य संबंध पर आधारित है। दिसंबर 2024 के पेपर फर्स्ट का सेट में पेपर क्वेश्चन आया था। ठीक है, बता दीजिए 138 का क्या होगा? बताइए भाई, 138 बताइए भाई। मॉनिटरिंग परिकल्पना से देख, मॉनिटरिंग में क्या है? हमने मॉनिटर करना है बच्चे को, देखना है बच्चे ने कहाँ गलती करी। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? हाँ, बहुत बड़ी लक्ष्मी, क्या अर्जित किया गया है सीखे गए की मॉनिटरिंग करने में मदद करता है। शिक्षार्थी तभी मॉनिटर कर सकते हैं जब उन्हें नियमों की पर्याप्त जानकारी हो, पर्याप्त समय हो। द्वितीय भाषा अर्जन के संदर्भ में प्रयुक्त की जाती है, बिल्कुल ठीक है। अर्जन और अधिगम के मध्य संबंध स्थापित करना, बिल्कुल ए राइट विल बी राइट आंसर। हाँ, कोई बात नहीं अरमान, एक दो बार करेंगे तो आ जाएगा। तो कोई टॉपिक डिफिकल्ट नहीं है, टफ नहीं है, बस एक दो बार और करोगे तो आ जाएगा, क्योंकि हमने बहुत बार ये चीजें रिपीट कर ली और फिर से मैं रिपीट करवा रही हूँ और फिर से फिर रिपीट करवाऊंगी, आ जाएगा। बस आज जो मैंने बताया है वो नोट्स प्रिपेयर करो, उनको पढ़ो एक बार वो डीप में किसी बुक से भी पढ़ लेना, क्योंकि समझाना और फिर पढ़ना, तभी जाकर आउटपुट आएगी। आउटपुट डालनी है आपने, इनपुट तो आप ले रहे हो आज मेरे से, आज इनपुट ले ली ना आपने, ठीक है, अब आउटपुट डालनी है आपने। फिर मैं क्वेश्चन करवाऊंगी तो फिर मैं देखूंगी, फिर आपकी मॉनिटरिंग करूंगी फिर मैं कि कितना आपने सीखा है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भाषा अर्जन उपकरण की अवधारणा की
व्याख्या नहीं की गई है। ठीक है, उपकरण की अवधारणा की व्याख्या नहीं की गई है। बच्चे आकृति मूलक भाषा कैसे सीख लेते हैं? बच्चों का भाषिक उत्पाद उन्हें मिले, भाषिक निवेश से अधिक क्यों होता है? बच्चे अपनी प्रथम भाषा कैसे सीखते हैं? बच्चे 4 से 5 वर्षों की कम अवधि के भीतर कैसे भाषा सीखने योग्य बन जाते हैं? सही हो गया नेटवर्क? चलिए बढ़िया। हाँ, हाँ, हाँ। बिल्कुल लक्ष्मी। रुक रहा है अफ़ज़ा, नेटवर्क इश्यूज़ है। कोई बात नहीं, अब बाद में देख लेना आप, कोई बात नहीं। आंसर दीजिए आप सभी बच्चे। ए कुमार ने कहा डी। व्याख्या नहीं है। अर्जन उपकरण की व्याख्या नहीं है। यहाँ पर एलएडी लैंग्वेज एक्विजिशन की बात हो रही है, उपकरण की। ये एलएडी है भाई, एलएडी की। बताइए अब। राज डी बोल रहे हो। अरे भाई एलईडी की बात कर रहे हैं ये। एलईडी की बात कर रहे हैं, एलईडी की। अवधारणा नहीं है। बच्चे आकृति मूलक भाषा कैसे सीख जाते हैं, ये एलईडी का बात नहीं है। देखो, भाषिक उत्पाद मिले, भाषिक निवेश अधिक क्यों होता है, ये ठीक बात बोल रहा है ये। प्रथम भाषा कैसे सीखता है, ये भी हमारी तो लैंग्वेज एक्विजिशन की तो बात हो रही है, डिवाइस की। बच्चा पहली भाषा कैसे सीख जाता है? आराम से सीख जाता है भाई बच्चा पहली भाषा। 4 से 5 वर्षों के भीतर बच्चा भाषा सीखने योग्य बन जाता है। बिल्कुल बन जाता है भाई। आकृति मूलक यानी कि वर्ड्स को फॉर्म करना, वर्ड्स को लिखना, आकृति। हाँ, ए आएगा ना। अरे कुमार, ए आएगा। ओ, नोट है बी। हाँ, नोट है बी। नोट बी है ना। हाँ, कोई बात नहीं राज। गुड इवनिंग नैना। निम्नलिखित में से क्रेशन की परिकल्पना में से कौन सा वाइगोत्स्की के जेडपीडी के समान है? प्राकृतिक व्यवस्था परिकल्पना, अफेक्टिव फिल्टर परिकल्पना, निवेश परिकल्पना या मॉनिटर परिकल्पना? बताइए, क्रेशन की परिकल्पना में कौन सा वाइगोत्स्की के जेडपीडी के समान है? बताइए, जेडपीडी के समान है। बोलिए, शाबाश। बहुत बढ़िया टीचर, टीचर लक्ष्मी, बहुत बढ़िया। है ना? क्या करना है? जेडपीटी। जेडपीटी क्या होता है भैया, पता है आपको? जोनो प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, जहां से हेल्प से बच्चा सीखता है। निवेश परिकल्पना की बात यहाँ पर हो रही है ना? बहुत बढ़िया, सी। बहुत बढ़िया सबका सी आंसर। बच्चों के अपने समुदाय में दूसरों के साथ अनौपचारिक अंत्यक्रियाएं, मित्रता और संबंध बनाना भाषा के किस स्वरूप के प्रयोग पर आधारित है? अनुकूलन, आत्मसातकरण, भाषा सामाजिकरण और सांस्कृतिकरण। किसके बात यहाँ पर हो रही है बताइए? निजवाना का सी आंसर आ गया है भाई। इंटरेक्शन कर रहा है बच्चा, मित्रता कर रहा है, रिलेशन बना रहा है भाषा के साथ। हाँ, बहुत बढ़िया। हेलो ललित। हाँ, सी। सामाजिक, सामाजिकरण की बात हो रही है ना, भाषा के सामाजिकरण की यहाँ पर बात हो रही है। बहुत बढ़िया, सबका बहुत बढ़िया। बीएफ स्किनर ने दावा किया है कि, नेक्स्ट क्वेश्चन का बताइएगा आंसर। हाँ, सी है फ्यूचर टीचर। कोई बात नहीं कुमार, बाद में देखना। बीएफ स्किनर ने दावा किया कि भाषा डैश के माध्यम से सीखी जाती है। किसके माध्यम से सीखी जाती है भाई, बता दीजिए। पुनरावृत्ति और मोटे अनुमान से, पुनर्बलन और संलग्नता से, ड्रिल और अभ्यास से, और तल्लीनता और अनुकरण से। लक्ष्मी, बी दे रही है 107 का। यही तो गलती करते हो क्वेश्चन में आप सभी बच्चे। स्किनर ने क्या बोला है भाई? पुनर्बलन तो है ही है, साथ में अभ्यास भी तो है। जो अभ्यास होगा वो आंसर राइट होगा लक्ष्मी। सी विल बी राइट, ड्रिल और अभ्यास। हाँ, सी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, अब इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप सभी। कक्षा 6 के विद्यार्थियों को एकर्मक और सकर्मक क्रिया पढ़ने के बाद अध्यापिका समूह में गतिविधि करवाती है। विद्यार्थी ए सकर्मक क्रिया का एक वाक्य पुस्तक से पढ़कर विद्यार्थी बी को एकर्मक क्रिया में बताती है। विद्यार्थी बी अनुमान लगाती है कि इस वाक्य का सकर्मक क्रिया रूप क्या होगा, और विद्यार्थी ए आवश्यकता अनुसार सुधार लाती है। पुनः दोहराती है जब तक विद्यार्थी बी सही अनुमान न लगा ले। यह गतिविधि किसका प्रतिनिधित्व करती है? अच्छा, काजल का सही था। काजल का सही था भाई, बहुत बढ़िया। स्वैन का उत्पाद परिणाम परिकल्पना, क्रेशन की निवेश परिकल्पना, ब्रूनर का विकास का सिद्धांत और क्रेशन की अर्जन अधिगम परिकल्पना। अब टीचर यहाँ पर क्या कर रही है, आप देखो टीचर क्या कर रही है। बार बार
ब्रूनर ने तो कहा था, ब्रूनर ने क्या कहा था? ब्रूनर का आपको पता भी है। सी एफ जा, सी कैसे दे दिया? पिछले क्वेश्चन आंसर दे रही हूँ। हाँ, स्वैन की उत्पाद परिणाम परिकल्पना। यहाँ पर स्वैन की बात हो रही है कि प्रैक्टिस करवा रहे हैं टीचर बार बार। बिल्कुल सही, ए विल बी राइट आंसर। चलिए, अब इसके बारे में बता दीजिए, ये आप मैचिंग करना है आप सबने। अच्छा, मेरे पीछे छुप जाएंगे ये तो आंसर आपके ना। निवेश परिकल्पना किसने दी? कुल भौतिक प्रक्रिया टीपीआर मेथड किसने दिया? कार्य आधारित भाषा शिक्षण किसके द्वारा दी गई? हाँ, आउटपुट प्लस इनपुट की बात हो रही है। आउटपुट भी डाल रहे हैं, इनपुट भी डाल रही है वो। बिल्कुल सही है। भाषा और मस्तिष्क ये किसने दिए ये बताइए। फ्यूचर टीचर कह रहे हैं सी आंसर है। मेरे पीछे छुप रहे हैं, मेरे पीछे ना आंसर। मेरे पीछे छुप गए हैं भाई, कोई बात नहीं, मेरे पीछे छुप गए हैं। अच्छा, कोई बात नहीं, मैं आंसर बता देती हूँ उसका क्या होगा। देखिए, निवेश परिकल्पना आपके किसने दी थी? एक मिनट रुक जाइए। निवेश परिकल्पना स्टीफन क्रैशन की है। जो आपका कुल भौतिक प्रक्रिया है टीपीआर मेथड की जहां बात होती है, कोई बात नहीं, मैं आंसर बता देती हूँ। आलोक मौर्य। आप न्यू नहीं हो, आप तो कल भी क्लास में थे आलोक। परसों एक दिन और क्लास में आए थे आप। चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ नए हो तो। कोई बात नहीं, मैं आंसर बता देती हूँ कुमार। हाँ, मेरे पीछे छुप गए हैं ना भाई। हाँ, देखो, निवेश परिकल्पना आपके स्टीफन क्रैशन ने दी थी आपकी। ठीक है, फिर आती है आपकी कुल भौतिक प्रक्रिया टीपीआर मेथड, ये आपका जेम्स अहर ने दिया था। कार्य आधारित भाषा शिक्षण की जहां बात होती है, ये आपके प्रभु ने दिया था। ठीक है, और भाषा और मस्तिष्क की बात आपके नोम चोम्स्की ने करी थी। ठीक है, 10 से 10। ठीक है, तो डी आंसर विल बी राइट आंसर होगा। प्रणाम एन के साहू। चलिए, कक्षा 6 में रिपोर्टेड स्पीच समझाने के बाद अध्यापिका विद्यार्थियों को समूह में गतिविधि करवाती है। विद्यार्थी ए डायरेक्ट स्पीच का एक कथन पुस्तक से पढ़कर विद्यार्थी बी को रिपोर्टेड स्पीच में बताती है। ठीक है, फिर क्या कर रहा है? विद्यार्थी बी अनुमान लगाती है और इस कथन की डायरेक्ट स्पीच क्या होगी। फिर विद्यार्थी ए, हाँ इसका आंसर पता है, बड़ा ऑप्शन है ए, अपनी रिपोर्टेड स्पीच को आवश्यकता अनुसार बदल कर दोहराती है, जब तक कि विद्यार्थी बी सही अनुमान नहीं लगा लेते। अनुमान नहीं लगा लेते यानी कि वो यहाँ पर इनपुट प्लस आउटपुट दोनों ही बच्चों में डाल रही है। हाँ, डी विल बी राइट आंसर। स्वेन की परिणाम परिणाम परिकल्पना की बात यहाँ पर हो रही है। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। ये था आज का सेशन, आई होप बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक्स अ टोन। देर इज अ नो सीक्रेट टू सक्सेस, ये बात ध्यान रखिए। इट इज द रिजल्ट ऑफ प्रिपरेशन, हार्ड वर्क एंड लर्निंग फ्रॉम फ्यूचर, सॉरी फेलियर, लर्निंग फ्रॉम फेलियर। तो ये हार्ड वर्क आपका प्रिपरेशन ही, आपकी लर्निंग ही और आपकी फेलियर्स ही आपको सक्सेस बनाती हैं। सक्सेस का कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। सक्सेस में हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क, आपका लर्निंग, ये आपके काम आती है। आज हमारे सारे साइकोलॉजिस्ट बहुत अच्छे हो गए हैं। हाँ, रैपिड क्वेश्चन खत्म। ठीक है, आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा आज का सेशन, क्योंकि सारे साइकोलॉजिस्ट एक बार में ही खत्म करवा दिया, सब रिवाइज हो गया है। अब मुझे नहीं लगता सर आ जाएंगे शाम को, साहू आ जाएंगे, मेरी क्लास के बाद आएंगे वो। अब कुछ डाउट है तो भी बताइएगा। अब कोई क्वेरी हो किसने, हाँ अरमान आप पूछ रहे थे, आप पूछ सकते हो क्वेश्चन। क्या क्वेरी है आपकी? जो बच्चे जाना चाहें वो जा सकते हैं, क्लास खत्म हो गई है। कमेंट भी कीजिएगा, आप वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी किया कीजिएगा। कोई बात नहीं आलोक, आज नेट में इशू है बच्चों का, आज पता नहीं क्यों चल ही नहीं रहा। हेलो आलमगीर, गुड इवनिंग। थैंक यू सचिन, बहुत दिनों में आए हो क्लास में आज। अब कंटिन्यू रहना आप। ओके रिजवाना, क्लास में जा सकते हो भाई, कोई क्वेरी है तो आप क्वेरी पूछ सकते हो। थैंक यू ए कुमार, आप नए बच्चे हो। हाँ, रिकॉर्डिंग देखकर डाउट्स लिख देना। हाँ, एक ऋतिक, किसका, काजल आपका क्वेश्चन था ना लास्ट हमारे सेशन में, वन वन वो 111 का, वो मैं अगले क्वेश्चन लेकर आऊंगी उसमें, लेकिन वो आंसर उसका सही है, बट कोई बात नहीं, मैं लेकर आऊंगी उसको। हाँ, हो गई खत्म आलमगीर, क्लास खत्म हो गई। 1 डेढ़ घंटे से क्लास चल रही थी भाई, 1 घंटे से ऊपर हो गया। चलिए।
ठीक है जी, मिलते हैं फिर कल के सेशन में। कल ईवीएस का सेशन लूँगी शाम को फिर मैं, ठीक है? कल ईवीएस करेंगे। काजल, पीडीएफ तो ग्रुप में मैं डालूँगी, अभी मैंने डाला नहीं है, अभी मैं कुछ पीडीएफ्स नहीं डाल रही हूँ। हाँ, आलमगीर डेली क्लास होती है 6:30 बजे। आज हमारा 1.5 घंटे का सेशन था। आज सारे के सारे साइकोलॉजिस्ट हमने कर लिए हिंदी पेडागोजी के। मुझे लगता है कि ईज़ी वे में मैंने समझाया है आप सबको। एक बार भी आप बुक से करेंगे सब बच्चे। पढ़ेंगे भी इसको, दोबारा जाकर खुद से पढ़ेंगे आप इनको। अब क्वेश्चन पूछ लीजिए आलोन, अरमान कहाँ चले गए आप? क्वेश्चन पूछ रहे थे आप क्लास के बीच में, पूछ सकते हो। हाँ, आलमगीर आप आना, इसकी वीडियो आप इसकी रिकॉर्डिंग भी देखना, ठीक है? और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना। हाँ, काजल कोई नहीं, वो डाउट क्वेश्चन अगले सेशन में लेकर आती हूँ मैं। आज ध्यान नहीं रहा, मैं भूल गई डालना। चलिए। हाँ, आलमगीर कल से आना, कल ईवीएस करवाऊँगी मैं। संडे का संडे ईवीएस होती है, बाकी सब हमारा बाकी हिंदी पेडागोजी चलती है। ओके लक्ष्मी, गुड नाइट। चलिए, ठीक है? सीटेट पास हूँ पर अरे नंबर कम कोई बात नहीं आलमगीर, सीटेट पास है ना बस। सीटेट ही पास होना चाहिए। हाँ जी, असगर अली, आज क्लास खत्म हो गई ना, 1.5 घंटे का सेशन था। रिकॉर्डिंग देखना अब आप। नंबर कम, पास हो गया तो हो गया ना, बस नंबर कम से क्या, आप अपनी जॉब की प्रिपरेशन कीजिए, आप अपनी डीएसएसबी की डी ट्रिपल एस बी की वैकेंसी निकली हुई है भाई, टीजीटी की। टीजीटी का क्लियर है तो आप भरो फॉर्म। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं कल के सेशन में। हम्म, हाँ होगा सबका क्लास। हाँ, एजुकेशन लेट आई हो, क्लास एंड हो गई, 1.5 घंटे का क्लास हो गया था। लेट लेट से आई हो आप एंड में। चलिए, ओके बाय बाय, टेक केयर।